हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू इजी एस पाई। इस सेशन में हम लोग देखेंगे कुछ एमसीक्यूज विद रिस्पेक्ट टू मॉडर्न इंडिया, बिकॉज मॉडर्न इंडिया में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं एंड थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, या कह लीजिए कि पढ़ने में थोड़ा बोरिंग भी लगता है। लाइक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हुई हैं, इसके अलावा ट्राइबल रिवोल्ट्स जो हुए हैं, पीजेंट्स मूवमेंट्स जो हुई हैं, ठीक है। ये सब पे हम थोड़े से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। इनफैक्ट थोड़े नहीं, अराउंड मोर देन 100 क्वेश्चन हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि देखिए यूपीएससी में एक चीज कहते हैं, चाहे प्री हो या मेंस हो, अगर आप ज्यादा से ज्यादा चीजें क्वेश्चन के आंसर के फॉर्म में आपने प्रैक्टिस की होगी ना, आपको अपनी गलतियां ज्यादा बेटर तरीके से याद रह जाएंगी। ओके, तो चलिए पहले कुछ पीवाईक्यूज देखते हैं। ये क्वेश्चन आया था 2011 में। विच अमंग्स द फॉलोइंग प्रोवाइडेड ए कॉमन फैक्टर। सी, कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है। जितने भी रिवोल्ट हुए हैं, चाहे वो 1857 से पहले हुए हो या 1857 के बाद हुए हो, इन सबके बीच में कोई एक कॉमन फैक्टर था। ओके, ट्राइबल इंसरेक्शन से लेकर इन 19th सेंचुरी। जब आप 19th सेंचुरी की बात कर रहे हो, दैट मीन्स ये पीरियड है आपका 1800 से लेके 1900 के बीच, राइट। इस फेज में जो भी ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए हैं, उन सबके बीच में एक कॉमन फैक्टर क्या था। ओके, सो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स, हो सकता है, पॉसिबल है, राइट। मगर यहाँ पर स्पेसिफिकली ट्राइबल प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा, उस टाइम तो ऐसे कोई ट्राइबल प्रोडक्ट्स ज्यादा बनते नहीं थे, ठीक है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह भी ऐसे कोई कमर्शियल स्केल पर तो यूज होते नहीं थे कि कलेक्ट करेंगे और फिर बाहर ट्रेड करेंगे। तो चलिए इसको हम अभी एक होल्ड पे रखते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन रिलीजियस मिशनरीज इन ट्राइबल एरियाज, यस, दैट इज पॉसिबल। कुछ एरियाज के कंटेक्स्ट में पॉसिबल था, बट कुछ एरियाज में नहीं, क्योंकि हर जगह पर क्रिश्चियन मिशनरीज का इतना इंटरफेरेंस नहीं था जितना कि हमें मोस्टली बंगाल और बिहार के अराउंड वाले रीजन में देखने को मिलता है। लेकिन हम पूरे की पूरे इंडिया लेवल की बात कर रहे हैं, एक कॉमन फैक्टर ढूंढना है। Rise of large number of money lenders, traders, and revenue farmers as middlemen in tribal areas. Yeah, that is possible. Okay, but again, बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले रीजन में ज्यादा थी ये चीजें। Complete disruption of old agrarian order of the tribal communities. Now, this seems to be the most plausible reason, because see, tribals जो थे वो किस चीज पे प्रैक्टिस कर रहे थे इतने सालों से। फर्स्ट थिंग कि वो कम्युनिटी राइट्स में बिलीव करते थे, ना कि इंडिविजुअल राइट्स में। यानी कि पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट लैंड है वो पूरी ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करता था, ऐसे कोई इंडिविजुअल को बिलोंग नहीं करता था। ना ही उनको कहीं किसी को रेवेन्यू पे करना होता था, राइट। और ना ही वो कोई इस तरह से सेटल्ड एग्रीकल्चर में प्रैक्टिस कर रहे थे। दे वर प्रैक्टिसिंग जनरली दी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, राइट। कोई आउटसाइडर्स का इंटरफेरेंस नहीं था, कोई ऊपर से रेगुलेशन नहीं था, ट्राइबल अपने तरीके से अपने आप को रेगुलेट कर रहे थे। तो ये जो कंप्लीट डिसरप्शन किया था इन्होंने ओल्ड एग्रीरियन ऑर्डर में, ये एक कॉमन फैक्टर बना था फॉर ट्राइबल इंसरेक्शन इन इंडिया इन 19th सेंचुरी। ओके, सो द आंसर वुड बी ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विद रिस्पेक्ट टू ब्रह्मो समाज। नो जी, ब्रह्मो समाज के रिस्पेक्ट में मैंने आपसे बातें की। शुड आई चेंज दिस कलर? आई एम नॉट श्योर कि आपको ठीक से दिख रहा होगा। रेड तो और भी नहीं दिखाई देगा। ब्लैक ही ठीक है फिर, या फिर कोई दूसरा ट्राई करते हैं। ठीक है, ये ओके। इसको थोड़ा सा थिक कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, ब्रह्मो समाज के बारे में मैंने आपसे पूरा एक सेशन किया था पहले। मैं उसका पार्ट 2 बनाना चाहता था, बट आप लोगों की तरफ से उतना अच्छा रिस्पांस मिला नहीं, तो फिर मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। देन आई थॉट कि हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए जरा पूरा का पूरा ब्रह्मो समाज को ना अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सी, हु लेड दिस मूवमेंट? राजा राम मोहन रॉय, राइट। इनका टाइम पीरियड याद रखिएगा कि ये कब से कब तक रहे। फ्रॉम 1772, यानी कि 1772 में कौन आया था? आपका वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग का अराइवल 1772 में हुआ था। मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर गवर्नर जनरल्स पे भी कराऊंगा, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, कौन सा किसके टाइम पीरियड पे हुआ था, या किसी क्वेश्चन में एज ए स्टेटमेंट आ जाता है, तो कवर करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं गवर्नर जनरल पे एक सेपरेट लेक्चर एमसीक्यू के फॉर्म में ही करेंगे हम। ओके, 1772 से 1833। नाउ सी, 1833 में ही डाइड, एंड 1829 में क्या हुआ था? सती का एबॉलिशमेंट। इन्हीं की मूवमेंट से, राइट। तो इनके टाइम, लाइफ के टाइम पीरियड के टाइम पर ही सती का एबॉलिशमेंट हो गया था, ठीक है। इन्हें हम लोग कहते हैं फादर ऑफ इंडियन रेनेसां, राइट। ये सब मैंने समझाया हुआ है उस रिविजन लेक्चर में, बट अगर नहीं भी समझाया तो नहीं भी मालूम है, आपने आपने नहीं भी देखा है तो डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, इनकी जो मूवमेंट थी वो रिफॉर्मिस्ट मानी जाती है। देखिए, दो तरह की चीजें होती है, एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट होती है, दूसरी होती है रिवाइवलिस्ट। रिवाइवलिस्ट वो मूवमेंट जो कुछ पुरानी चीज को रिवाइव करना चाहती है। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि वैदिक टाइम पर हमारी सोसाइटी बहुत इगैलिटेरियन हुआ करती थी, सबको बराबर अवसर दिए जाते थे डेवलपमेंट के, ठीक है। एक ही परिवार में
एक पढ़ने वाला बच्चा होगा वो ब्राह्मण कहता था खुद को, कोई दूसरा एग्रीकल्चर कर रहा होगा वो खुद को शूद्र कहता था, बट एक ही फैमिली में आपको चारों वर्ण के लोग मिल जाते थे। ये अर्ली वैदिक एज की सोसाइटी है, ठीक है। तो अगर हम उसको आइडियल सोसाइटी माने और हम कहें कि हमें फिर से उसी सोसाइटी की तरफ जाना है, ना कि बर्थ बेस्ड सोसाइटी बट कर्म बेस्ड सोसाइटी, राइट, तो ऐसी मूवमेंट्स को हम कहेंगे रिवाइवलिस्ट, राइट। लेकिन अगर हम उसमें वापस ना जाके हम बस ये कह रहे हैं कि हमारा रिलीजन खराब है या कल्चर खराब है, ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ कुछ बीमारियां आ गई, कुछ सोशल इल्स आ गए, हमें इनको रिमूव करना है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं कि हम अपने रिलीजन को, अपने कल्चर को रिफॉर्म करना चाह रहे हैं। एंड दिस मूवमेंट बाय राजा राम मोहन रॉय, द ब्रह्मो समाज लेड मूवमेंट, ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थी जो अपने सोशल इल्स को रिमूव करना चाहती थी। फिर अब इल्स की बात आई है तो जरा एक बार विमेन के कंटेक्स्ट में सोच कर देखिए। अगेन यार मैं मना करता हूं हमेशा रट्टा नहीं मारना है, एक बार सोचो कि उस टाइम पर 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में जाओ कि विमेन के अगेंस्ट क्या क्या गलत काम हो रहे होंगे। देखिए सबसे पहले कि उसको पैदा होते ही मार दिया जा रहा होगा, राइट। एक तो ये प्रॉब्लम थी उस टाइम, यानी कि इन्फेंटिसाइड, ठीक है। अब अगर वो बच भी गई उसके बाद तो उसको उसको क्या कर दिया जाएगा, उसकी चाइल्ड मैरिज कर दी जाएगी। तो ये दूसरा सोशल इल। अब चाइल्ड मैरिज कर दिया आपने, यानी कि बच्ची को एजुकेशन नहीं दिया, राइट। उसके बाद मान लो अगर वो विडो हो गई, तो विडोहुड के बाद उसके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो सती हो जाए, तो अगेन ये एक बीमारी है, या फिर दूसरी बीमारी कि आप अगर सफर करना है तो कम से कम आपको रीमैरिज का राइट नहीं दिया जाएगा। आपको जिंदा रहना है, आप रहिए, लेकिन आपको कोई रीमैरिज का राइट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सोशल इल्स थे अगेंस्ट द वुमेन जिनके अगेंस्ट इन्होंने आवाज उठाई थी, राइट। अब देखिए कई बार इनके रिस्पेक्ट में आपको टाइमलाइन भी पूछ ली जाती है कि कौन सी ईयर में क्या चीजें हुआ, और क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को दे दिया जाएगा एग्जाम में। तो कुछ कुछ मेन चीजें याद रख लीजिए। 1809 में सबसे पहले इन्होंने लिखा गिफ्ट ऑफ मोनोथेज्म, गिफ्ट ऑफ मोनोथेस्ट, ठीक, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे रिलीजन और बहुत सारे गॉड्स हैं, तो इनका मानना था नहीं यार, एक एक भगवान में ही विश्वास करो वही ठीक है, ठीक है। तो मोनोथिस्ट की बात की इन्होंने। तो इससे ना क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत खुश हो गए कि एक तो यार ये आदमी ना अपने रिलीजन के ही इल्स को डिक्लेयर भी कर रहा है, दूसरा ये मोनोथिज्म में भी बिलीव करता है, तो इसकी मदद से हम लोग क्रिश्चियनिटी में लोगों को कन्वर्ट जल्दी करवा पाएंगे। तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे ना वो इस टाइम राजा राम मोहन रॉय से बहुत खुश थे, और गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे से इनको सपोर्ट भी कर रही थी, राइट। लेकिन 1814 में आकर इन्होंने एक आत्मीय सभा बना ली। प्लीज ये ईयर्स, ये टाइमलाइन बहुत जरूरी है जानना, ओके। और आत्मीय सभा में इन्होंने रूल रखा कि देखिए आइडल वर्शिप जैसी चीजें नहीं होंगी, ठीक है। मूर्ति पूजा नहीं होगी, फालतू के रिचुअल्स नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे, ठीक है। मेडिटेशन हो सकता है, प्रेयर हो सकती है, बस ये सब हो सकता है। आइडल वर्शिप, रिचुअल जैसी चीज में ये विश्वास नहीं करते थे। अब अभी तक जो क्रिश्चियन मिशनरीज इनको पसंद कर रहे थे, उन्होंने 1820 में आकर एक और पैम्पलेट निकाला, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। इसमें इन्होंने क्या किया कि इन्होंने क्रिश्चियनिटी की जो टीचिंग्स थी उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक जो फिलोसफिकल टीचिंग थी जीसस की कि कंपैशनेट रहिए, दया का भाव रखिए, अपने एनिमीज को भी क्षमा करिए, राइट। इस टाइप की चीजें इन्होंने अप्रिशिएट की कि यस ये अच्छी चीज है क्रिश्चियनिटी, बट एट द सेम टाइम इन्होंने मैजिकल टाइप की चीजें मना कर दी, ठीक। आज भी आप लोग टीवी पे देखते होंगे, वो कुछ क्रिश्चियनों के वो चलते रहते हैं, उसमें अजीब से पागलों की तरह वो नाचते रहते हैं कुछ लोग, ठीक है। वो उस पर कुछ जब पानी छिड़कते हैं और वो एकदम ऐसे चक्कर खाने लगती हैं कुछ लड़कियां, राइट। तो इस तरह की मैजिकल टाइप की चीजों के नाम पर जो चीजें चली आ रही थी, इनको इन्होंने डिस्कार्ड करने की बात की। तो यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज इनसे थोड़ा सा गुस्सा हो गए, कि उनको लगता था कि उस टाइम पर खासकर जो ट्राइबल लोग थे कि इनको मैजिक जैसी चीज दिखा के बहुत जल्दी अट्रैक्ट किया जा सकता है, और वो लोग आज भी करते हैं। आप टीवी पे शो देखिएगा, सुबह 5-6 बजे आता है, कई न्यूज चैनलों पे भी आता है, ओके। तो 1820 में इन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस निकाली, जिससे क्रिश्चियन मिशनरीज इनसे थोड़े से नाराज हो गए। 1828 में आकर फाइनली, अब इसमें ना मंथ भी याद रखोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि कई चीजें सेम ईयर में हो जाती हैं तो अरेंज करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन इकोनॉमी में आया था जहां पर दो चीजें 1955 में ही हुई थी, बट मंथ नहीं पता था तो बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। अगस्त 1828 में इन्होंने फाइनली ब्रह्मो सभा स्टैब्लिश कर दी, ठीक है। ये यहां पर आके सबसे अच्छा काम हुआ, ठीक। अब देखिए ब्रह्मो सभा कब स्टैब्लिश हो रही है, 1828 में, और किस एज में इनकी डेथ हो गई थी, किस ईयर में, 1833 में, राइट। 1833 ही डाइड, और 1828 में जस्ट 5 साल पहले ही उन्होंने अपनी ब्रह्मो सभा को स्टैब्लिश किया, ठीक है। इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं ना, मैं वो सारी चीजें आपको एक ही बार में समझा दूंगा। अच्छा, एक याद रखिएगा, इनकी एक पत्रिका चलती थी विच इज नोन एज संवाद, संवाद कौमुदी। ये हम संवाद बोल रहे हैं, लेकिन बंगाली लैंग्वेज में जब बोला जाता है संवाद, संवाद कौमुदी, ओके। नाउ नाउ व्हाट हैपेंड इज कि इनकी फाइनली जो मूवमेंट चली, क्योंकि देखिए ब्रिटिशर्स हो या बाबर हो, दोनों एक चीज को लेके बड़ा मतलब शौक थे कि इस लेवल की क्रूअल प्रैक्टिस इंडिया में चल रही है जिससे सती कहते हैं।
बाबर ने भी अपने तुजो के बाबरी, जो कि टर्किश लैंग्वेज में लिखी उसने उसने उसमें लिखा कि जब मैंने पहली बार देखा एक 8 साल की बच्ची को ले जाया जा रहा है पालकी में बिठा के दुल्हन बना के, कि उसको वहां ले गए, एक बूढ़े आदमी था साथ में जो मर चुका था, उसकी चिता पे बिठाया, चेन से बांधा, आसपास लठ लेके कई लोग खड़े हो गए और फिर जला दिया गया उसको, और वो चीखी और थोड़ी देर बाद चीख बंद हो गई। ये बाबर ने तुजो के बाबरी में लिखा। ब्रिटिशर्स ने भी जब ये कल्चर देखा तो इवन देवर शॉक्ड कि यार ये तो इससे बड़ी क्रुएल्टी तो वर्ल्ड में कहीं नहीं देखी। बाबर को लोग कहते हैं कि वो मारने के बाद लोगों के सिर काट के माउंटेन बना देता था, उनका मीनार। ठीक है, तो उस जैसा क्रूएल आदमी भी कहता है कि ऐसी क्रुएल्टी हमने वर्ल्ड में कहीं नहीं देखी थी। तो ब्रिटिशर्स को बहुत अच्छा लगा ये कि जब इन्होंने आवाज उठाई इसके अगेंस्ट कि ये सती प्रथा बंद होनी चाहिए, क्योंकि इनकी भी जो भाभी थी उनके साथ भी सती प्रथा हुई, तो तब से इनको लगा कि ये बंद होना चाहिए। तो ब्रिटिशर्स को अच्छा लगा कि एटलीस्ट पब्लिक के बीच में इन्होंने इस मैटर को उठाया, इसके अगेंस्ट एक माहौल बनाया और पब्लिक को कन्विंस किया कि ये बंद होनी चाहिए। फाइनली 1829 में बाय रेगुलेशन 17, रिमेंबर दिस रेगुलेशन 17, इससे सती को एबॉलिश कर दिया गया और उस टाइम गवर्नर जनरल थे विलियम पेंटे। तो ये इस मूवमेंट की एक सबसे बड़ी अचीवमेंट निकल कर आई थी। राजा राम मोहन राय के बारे में हम कुछ और बातें भी जानेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। फर्स्ट देखिए, पहले तो इन्होंने कहा कि धरती पे करने के लिए इतना काम है कि परलोक और इन सब की बातें करने का वक्त नहीं है। तो इन्होंने कभी कोई स्पेसिफिक स्टैंड लिया नहीं विद रिस्पेक्ट टू डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा और ट्रांसमाइग्रेशन। ठीक है, कि कर्म पे बेस्ड आपको अगला जन्म मिलेगा या आपकी आत्मा एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जाएगी। इसमें इन्होंने कहा यार ये पर्सनल मैटर तुम लोग खुद सोच लो, मेरा इस पे कोई स्टैंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड में करने के लिए बहुत काम है, दूसरे लोग के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। ठीक है, इन्होंने कंडेम किया पॉलिथिज्म को कि मल्टीपल गॉड, अलग अलग गॉड, इस तरह की चीजें ठीक नहीं है, एक ही गॉड में विश्वास कीजिए, परब्रह्म, जैसे कि कृष्णा कहते हैं ना वो पुरुष है ना स्त्री है ना वो किन्नर है। अरे, और ना ही उनका कोई शरीर है ना कोई अंग है, कुछ नहीं है, सारा ब्रह्मांड उन्हीं के अंदर समाया हुआ है। तो वो आपके ऊपर है, आप उसमें किसी भी फॉर्म में वर्शिप कर लीजिए, लेकिन गॉड अल्टीमेटली एक ही है, वही ब्रह्मा विष्णु महेश है और वही लक्ष्मी सरस्वती और दुर्गा है। ओके, जैसा कि उन्होंने अपनी टीचिंग में कहा है। राइट, नेक्स्ट इज ही ऑल्सो डिस्कार्डेड द थ्योरी ऑफ अवतार एंड रीइंकार्नेशन। उन्होंने नहीं माना एटलीस्ट कि धर्म की हानि होगी तो भगवान अवतार लेंगे। उनका मानना था कि इंसान को खुद ही ठीक करना है सब कुछ। ओके, ऐसे अवतार जैसी किसी चीज में बिलीव नहीं करते थे। दूसरा, उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों की पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट बहुत जरूरी है। जब तक पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट नहीं होगी तब तक ये लोग इन सब डॉगमास और इन चीजों में फंसे रहेंगे। ओके, सिमिलरली अब कुछ पॉलिटिकल एंगल्स जान लेते हैं। तो इन्होंने भी कंडेम किया जमींदारी को, ओके, कि जमींदार सारा प्रॉफिट ले जाता है और पीसेंट हमेशा हैंड टू माउथ ही रह जाता है। और इन्होंने डिमांड किया था कि आप मैक्सिमम रेंट फिक्स कर दीजिए। रिमेंबर दी वर्ड मैक्सिमम। ओके, मैक्सिमम रेंट फिक्स कर दीजिए, ये नहीं कि फसल निकलेगी उसके बाद हम बताएंगे कि हम आपसे कितना रेंट लेने वाले हैं। तो ये जमींदारी सिस्टम को इन्होंने खत्म करने की बात की थी। इन्होंने कहा था कि जो टैक्स फ्री लैंड हुआ करते थे, अब देखिए क्या हुआ, संथाल रेबिलियन, अभी जब हम आगे देखेंगे ना, संथाल रेबिलियन में ऐसा हुआ था कि ये लोग रहते थे उड़ीसा में, द ट्राइबल संथाल्स, ये लोग माइग्रेशन टाइप लोग थे पहले। फिर इनको सेटल किया गया राजमहल हिल के आसपास, जंगल थे पूरे। ब्रिटिशर्स ने कहा कि चलो इससे तो अच्छा है, अगर आप लोग सेटल होना चाहते हो यहाँ पे तो सेटल हो जाओ, एग्रीकल्चर करो, हमें भी रेवेन्यू मिलेगा और हमारा काम भी खत्म हो जाएगा, आप जंगल खुद ही काट लेना और एग्रीकल्चर फील्ड बना लेना उनको। तो संथाल्स ने ये सब किया। ठीक है, उन्होंने जंगल से लेकर एग्रीकल्चर फील्ड बनाई। उसके बाद जब उन पे जमींदारी इंपोज की गई और उनसे रेंट वसूला जाने लगा, तब जाकर उन्होंने विद्रोह किया। ओके, तो यही था कि इनका कहना था कि जो नॉन टैक्स या टैक्स फ्री लैंड थे, जो टैक्स फ्री लैंड थे उन पर भी आपने टैक्स लगा दिया है, इस टैक्स को एबॉलिश कीजिए, ये सही नहीं है। ठीक है, जैसे मंदिर के अंडर में कई बार ऐसे लैंड दे दिए जाते हैं, जैसे सतवाहनास के टाइम हमने देखा ब्राह्मणों को पूरा विलेज दान कर दिया। राइट, इस टाइप के जो रेंट फ्री लैंड हुआ करते थे उन पर भी ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगाया, तो उसको एबॉलिश करने के लिए भी इन्होंने बात की। सिमिलरली इन्होंने कहा कि आप एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कीजिए। अब ये थोड़ा सा समझ लो ये सब चीजें। देखिए, इंडिया की जो टेक्सटाइल्स थे ना बहुत अच्छी क्वालिटी के होते थे। तो ब्रिटेन में कंपनीज जो फैक्ट्रीज थी वो मशीन से टेक्सटाइल बना रही थी, बट उसके बाद भी क्वालिटी में वो इंडिया के हैंडमेड टेक्सटाइल से कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता था टेक्सटाइल, उस टेक्सटाइल पर ये लोग एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देते थे। सपोज कीजिए कि यहाँ से जो टेक्सटाइल बना था वो 100 रुपीज का था, उन्होंने 100 रुपीज और ड्यूटी लगा दी। ठीक है, तो ब्रिटेन में जब ये चीज पहुंची तो वहां पे कितनी की हो गई, 200 की। तो फिर कौन खरीदेगा इसको, राइट? फिर वो सोचेंगे कम क्वालिटी का
मशीन से बना वही खरीद लो, राइट। तो इन्होंने डिमांड किया था कि आप ये एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कीजिए, इससे क्या हो रहा है कि इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री अफेक्ट हो रहा है, और इस वजह से फिर ये लोग जो क्राफ्टमैन है इनको कुछ काम नहीं मिल पा रहा और इनको एग्रीकल्चर में जाकर ही लेबर करना पड़ रहा है। ओके, इसी तरीके से इन लोगों ने इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो उस वक्त वर्ल्ड में सबसे आगे थी उसको डिस्ट्रॉय किया एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा लगा के, राइट। इसके बाद इन्होंने कहा कि आप एबॉलिश कीजिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग राइट, क्योंकि इन लोगों ने उस टाइम बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी ये सब हुई, उसके बाद इन लोगों ने ट्रेडिंग राइट्स ले लिए थे और इन्होंने ऑलमोस्ट एक मोनोपोली बना के रखी थी कि ये जो टेक्सटाइल बना रहा है इंसान, ठीक है, इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसको इसी ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बेचना पड़ रहा है, कोई और खरीदार ही नहीं है। अगर सोचिए आप, हम सब लोग एक ही चीज बना रहे हैं लेकिन जो अल्टीमेटली जो खरीदार है वो सिर्फ एक ही आदमी है, तो फिर हम लोग डिमांड नहीं कर सकते ना उससे कि आप इतने में इतने पैसे दीजिए हमें, वो जितने देगा लेना पड़ेगा आपको, नहीं तो रखे रखिए अपने पास, राइट। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग राइट्स को एबॉलिश करने की भी इन्होंने बात की। एंड इन्होंने कहा इंडियनाइजेशन ऑफ सुपीरियर सर्विसेज। उस टाइम इंडियन सिविल सर्विस में दो तरह की सर्विसेज हुआ करती थी, एक ये सुपीरियर सिविल सर्विस है, एक होती थी कॉर्पोरेटेड सिविल सर्विस। कॉर्पोरेटेड सिविल सर्विसेज को आप समझ लीजिए आज की क्लास सी और डी, क्लास डी की जॉब्स, ओके, ये इंडियंस के लिए ओपन थी। लेकिन जो सुपीरियर सर्विसेज थी जैसे आज आईएएस है, आईपीएस है, ठीक है, इस तरह की सुपीरियर सर्विसेज इन्होंने रिजर्व करके रखी थी सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए ही। तो ये इन्होंने डिमांड किया इसका इंडियनाइजेशन कीजिए, इंडियंस को भी अलाउ कीजिए आप सुपीरियर सर्विसेज में आना, ओके। और आप देखिए ये सब ये डिमांड कब कर रहे हैं, 1833 अपनी डेथ से पहले ही, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बाद में आके कांग्रेस ने जब ये सब डिमांड की, जो हम मॉडरेट फेज देखते हैं 1885 से लेके 1905, ये जो 20 साल थे इसको मॉडरेट फेज कहते हैं, उसमें यही सारी डिमांड, ये जो सारी डिमांड राजा राम मोहन रॉय करके रख के गए थे उस टाइम ब्रिटिश सामने, यही डिमांड कांग्रेस बनने के बाद मॉडरेट लीडर्स ने रेज की और ज्यादा असर्टिवली की, ठीक है। तो इसलिए राजा राम मोहन रॉय को बहुत ज्यादा विशनरी माना जाता है, इसलिए उनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसां कहा जाता है कि ये आदमी अपने वक्त से थोड़ा आगे का था, काफी आगे की सोच रहे थे, पॉलिटिकल फील्ड में भी देख रहे हैं हम, इकोनॉमिक फील्ड में भी देख रहे हैं, हर तरीके से रिलीजियस सोशल फील्ड में भी, ही वॉज वे अहेड ऑफ हिज टाइम, राइट। सिमिलरली इन्होंने डिमांड की सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अब सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव से यहां पर क्या मतलब है, मतलब ये है कि उस टाइम एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करता था, उसी के पास दोनों पावर थी। सी, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वही रेंट वसूलेगा आपसे, ठीक है, उसका नाम ही कलेक्टर था, उसका यही काम था पहले। आज हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक डेवलपमेंट ऑफिसर की नजर से देखते हैं, उस टाइम उसका काम सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन का था। तो वही रेंट कलेक्ट करेगा। अब सपोज आपके साथ, सपोज उसने रेंट में गलत किया कुछ, ठीक है, तो आप कहां जाओगे, जुडिशरी के पास जाओगे, ठीक है, यानी कि आप जुडिशरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, ठीक है। दिक्कत ये थी कि जुडिशरी में भी जज बन के यही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बैठा था, ठीक है। इसके पास दोनों पावर थी, इसके पास रेवेन्यू पावर भी थी, ठीक है, और इसी के पास जुडिशियल पावर भी थी। अब एक बात बताइए कि केस आया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अगेंस्ट और जज बन के बैठा है खुद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो क्या वो अपने खुद के खिलाफ जजमेंट देगा? नहीं देगा। यही तो अभी रिसेंटली जस्टिस मिश्रा के केस में हुआ था, उन्हीं के अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगाया था एक लड़की ने, और उस केस की सुनवाई में वो खुद ही जज बन के बैठे थे दो और जजों के साथ, ओके। और उन दो जज को भी बेंच पे किसने चूज किया था? उन्होंने ही किया था। तो कैसे इंसाफ होगा, राइट। तो यही हाल यहां पर थे, और यही हमारा डीपीएसपी भी कहता है दैट देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जो कि हमने 1973 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इनेक्ट करके किया। और ये चीज वो कब डिमांड कर रहे थे? 1833 से पहले। सेकंड, उन्होंने कहा देयर शुड बी ट्रायल बाय ज्यूरी। ट्रायल बाय ज्यूरी से मतलब है कि एक जज बैठ के फैसला नहीं करेगा। एक जज कई बार क्या है, उसका अपना ओपिनियन भी मैटर करता है, जैसे अभी हम आजकल देख रहे हैं जस्टिस त्रिवेदी थोड़ा सा गवर्नमेंट के फेवर में उनके जजमेंट जाते हैं, राइट। जस्टिस नागरत्ना, उन्होंने कहा कि जो डीमोनेटाइजेशन किया गया था वो बहुत स्मार्ट वे था ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट करने का, ये उनका स्टेटमेंट है 2-3 दिन पहले की, राइट। तो ट्रायल बाय ज्यूरी यानी कि कम से कम 3 जजों की बेंच होनी चाहिए या 5 जजों की बेंच होनी चाहिए, वो डिसाइड करे किसी भी केस को, ठीक है। तो ये इनकी एक डिमांड थी। इसके अलावा इनकी और डिमांड्स में एक और आता है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी अच्छी बातें कर रहे थे। जैसे इन्होंने सपोर्ट किया था जो रिवोल्ट चल रहे थे उस टाइम नेपलिस में, इटली में, एंड स्पेनिश अमेरिका में, ठीक है। तो इंटरनेशनल व्यू भी रखते थे ये, और ऑपरेशन हो रहा था बहुत ज्यादा आयरलैंड में लोगों का, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा था कि जो लैंड ओनर थे वो थे सब ब्रिटेन वाले, ठीक है, और जमीनें और पीजेंट कौन थे? वो आयरिश लोग थे। तो ये इनको भी यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो इसके अगेंस्ट भी इन्होंने वॉइस रेज की उस जमाने में, ठीक है। इसके अलावा कुछ और बातें जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काम की होंगी। अगर आपको बोर लग रहा है या ओवर लग रहा है तो आप लेक्चर छोड़ सकते हैं, बट
मैं एक क्वेश्चन के अंदर ही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे वैसे टॉपिक्स भी पूरे कवर करा दूं, ठीक है, जितना डेप्थ में जा सकते हैं। और ये तो वैसे भी पीवाई क्यूज है, हम आप पीवाई क्यूज ही देख रहे हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन से देखना है तो फिर आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको टॉपिक समझनी है क्वेश्चन के साथ तो आप वीडियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इन्होंने डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, डेविड हेयर के साथ मिलकर इन्होंने हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश किया। और कौन से ईयर में किया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज 1817। क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आपको आएंगे। ओके, डेविड हेयर की मदद से हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश किया 1870 में। इसके अलावा इन्होंने स्टैब्लिश किया वेदांता कॉलेज, वेदांता कॉलेज 1825 में। ये दोनों ईयर याद रखना आपके लिए जरूरी है। क्लियर? देन इससे रिलेटेड कुछ, इनसे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, वो और जानेंगे हम। दैट इज जो कि आपको स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिलता है आपकी, तो आप नोट डाउन कर लें इस बात को। इन लोगों ने स्टैब्लिश किया था एक कैलकाटा यूनिटेरियन कमेटी। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये पीवाई क्यूज में आ चुकी है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, कैलकाटा यूनिटेरियन कमेटी। ऑलराइट, ये स्टैब्लिश की थी राजा राम मोहन रॉय ने इन एसोसिएशन विद द्वारका नाथ टैगोर, ओके, प्लस विलियम एडम्स। इन तीनों ने मिलकर ये स्टैब्लिश किया था 1823 में। ठीक है, यानी कि 1828 में बनेगा आपका ब्रह्मो समाज, उससे पहले ये लोग स्टैब्लिश कर चुके थे। और यहाँ पर क्या है, इन लोगों ने इन्होंने थोड़े से अच्छे ब्राह्मण्स को साथ लिया था, कुछ ब्रिटिशर्स को साथ लिया था। ब्रिटिशर्स में एक, देखिए ब्रिटिशर्स में क्रिश्चियनिटी में ना दो तरह के लोग होते हैं। क्रिश्चियंस जो हैं उस टाइम जो थे, ठीक है, उसमें एक तो होते थे बाइबल वाले, ठीक है, और दूसरे होते थे ये यूनिटेरियन वाले। बाइबल वालों ने तो मान ही लिया था जीसस एकदम गॉड है, सब कुछ सही है, ओके। यूनिटेरियन वालों का कहना था नो नो, जीसस कैन बी कंसिडर्ड एज अ मैसेंजर ऑफ गॉड बट ही इज नॉट गॉड हिमसेल्फ। ओके, तो ये थोड़े से लिबरल व्यू रखते थे, जबकि ये वाले थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स व्यू रखते थे। राइट, तो इन्होंने लिबरल ब्राह्मण्स को लेकर जो रिफॉर्म के पक्ष में थे, और साथ में यूनिटेरियन कैथोलिक्स यानी क्रिश्चियंस को लेकर इन्होंने ये कैलकाटा यूनिटेरियन कमेटी बनाई। और गोल वही था कि हमें सोशल रिफॉर्म्स करने हैं सोसाइटी में, ये सोशल रिफॉर्म एंड मोनोथिज्म को प्रमोट करना है, यानी कि बिलीफ इन वन गॉड। क्लियर? तो ये राजा राम मोहन राय के बारे में बातें हो गई। बट इनके साथ ही हम लगे हाथ अगर पूरा ब्रह्मो समाज कर लें तो ज्यादा बेटर होगा। थोड़ा सा हम देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, एक तरफ है देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इनका बर्थ ईयर, इनकी जो टाइम ड्यूरेशन थी वो थी 1817 से 905। ठीक है, यानी कि ये स्वदेशी मूवमेंट के टाइम तक रहे। ठीक है, इन्होंने काफी सारा, ऑलमोस्ट पूरा मॉडरेट फेज जो था कांग्रेस का 1885 से 1905 तक, वो पूरा फेज देखा इन्होंने। राइट राइट, इनकी बात करें तो इन्होंने सबसे पहले तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, ब्रह्मो समाज से जुड़ने से पहले, या ब्रह्मो समाज से जुड़े हुए थे मगर उस उतना प्रोमिनेंस में नहीं थे। ठीक है, इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की एस्टेब्लिशमेंट की थी 1839 में, और तत्वबोधिनी पत्रिका भी लॉन्च की थी इन्होंने इन बंगाली लैंग्वेज। और इन्होंने ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया 1842 में। क्लियर? तो ये द्वारकानाथ टैगोर के बारे में बात हो गई। अब इन्हीं के साथ साथ एक केशव चंद्र सेन ने भी ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया। सी टैगोर जी की जहां तक बात आती है, थोड़ा सा ब्राह्मणवाद उनके माइंड में था, उतने ज्यादा लिबरल या उतने ज्यादा रेडिकल चेंजेस करना प्रेफर नहीं करते थे। इन्होंने पूरा फोकस रखा था बट बस क्रिश्चियन मिशनरीज को काउंटर करने में। इनका जो पूरा फोकस रहा अपने टाइम पर ब्रह्मो समाज की लीडरशिप में, इनका पूरा फोकस है क्रिश्चियन मिशनरीज की को काउंटर करने पर ही रहा, रादर देन रिफॉर्मिंग आवर ओन रिलीजन, जो कि राजा राम मोहन रॉय का विजन था। ठीक है, 1858 में इनको आचार्य बना दिया गया ब्रह्मो समाज में। राइट, लेकिन इनकी अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें, इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट रही कि इन्होंने कहा कि ये ब्रह्मो समाज को हमने कलकत्ता और बंगाल तक लिमिट क्यों रखा है, हम लोग को इसकी ब्रांच आउटसाइड भी खोलनी चाहिए। ठीक है, तो इन लोगों ने इसकी ब्रांच आउटसाइड बंगाल खोलने की भी कोशिश की। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमें कहाँ देखने को मिलता है, जब जब प्रार्थना समाज स्टैब्लिश करते हैं ये विद एसोसिएशन विद पांडुरंग। राइट, उनको एनकरेज करते हैं कि आप प्रार्थना समाज की स्टैब्लिशमेंट कीजिए बॉम्बे में। ठीक, तो ये, लेकिन ये थोड़े रेडिकल ज्यादा थे, क्योंकि देखिए रेडिकल मतलब ये उस जमाने में, यहाँ तो अभी तक जो बातें चल रही थी कास्टिज्म के अगेंस्ट, कि ये अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कह रहे थे कि अगर ये हमें खत्म करना है तो हमें इंटरकास्ट मैरिजेस प्रमोट करनी चाहिए। इंटरकास्ट मैरिज इंडिया में आज करना आसान नहीं है, उस टाइम कहाँ पॉसिबल होती है।
और ये मैं जनरल एसटी एससी ओबीसी के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आज आप एससी में ही देख लीजिए, विद इन एससी भी जो कास्ट है वो आपस में मैरिज नहीं करती हैं। आप यूपी बिहार में देख लीजिए, कई कास्ट ऐसी हैं जो दोनों एससी में आती हैं, बट दे डोंट, वो आपस में मैरिज रिलेशन नहीं रखते हैं, राइट। वो ये मानते हैं कि विद इन एससी भी हायरार्की है, ठीक है। कोई चमार है, कोई पासी है, हम ऊपर हैं वो नीचे हैं, इस तरह की मानसिकता अभी भी है, विद इन एससी भी है। तो फिर अलग अलग कास्ट की तो खैर बात ही छोड़िए, राइट। तो ये थोड़ा सा रेडिकल स्टेप था जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर को ज्यादा पसंद नहीं आया इनका, कि आप बहुत ज्यादा रेडिकल बातें कर रहे हैं, ठीक है, वक्त से आगे की बातें कर रहे हैं। अभी उस चीज का वक्त आया ही नहीं और अभी तक भी नहीं आया है, आजादी के बाद भी। एनीवे, नेक्स्ट इन्होंने कहा था कि हमें इंक्लूड करनी चाहिए टीचिंग्स फ्रॉम ऑल रिलीजन, जैसा कि राजा राम मोहन रॉय भी कह रहे थे कि हर रिलीजन में जो भी अच्छी चीजें हैं वो सब हम लोग को इंक्लूड करनी चाहिए अपने ब्रह्मो समाज की फिलोसफी में। बट द्वारकानाथ टैगोर का स्टैंड क्या था कि नहीं, क्रिश्चियन मिशनरीज अच्छे नहीं है, इनकी टीचिंग्स भी अच्छी नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है। बट ये कह रहे थे कि सभी, तो ये दो फैक्टर्स काफी, और खासकर ये ब्रह्मो ब्रांच आउटसाइड बंगाल एक्सपेंशन, तो इनको ये तीन फैक्टर्स को ज्यादा पसंद नहीं आए थे देवेंद्रनाथ टैगोर को। उनको लग रहा था ये आदमी बहुत ज्यादा रेडिकल है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ 1866 में, 1866 में इन दोनों के बीच बातें ठीक से बनी नहीं और इनको डिसमिस कर दिया गया आचार्य के पद से, यहां से, ठीक है। आचार्य के पद से डिसमिस कर दिया गया, तो ब्रह्मो समाज के दो फैक्शन हो गए, right? और जो देवेंद्रनाथ टैगोर के पास रह गए, उन्होंने कहा आदि, यानी कि हम हैं ओरिजिनल, तो हम बन गए आदि ब्रह्मो समाज देवेंद्रनाथ टैगोर के। और इन्होंने कहा ठीक है, आप आदि बन जाइए तो हम न्यू बन जाएंगे, हम बन जाएंगे ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया क्यों? क्योंकि हम तो एक्सपेंशन कर रहे हैं ना बंगाल से बाहर, ठीक है, हम तो पूरे इंडिया में एक्सपेंशन कर रहे हैं अपनी ब्रांच का, राइट। लेकिन अब इन्होंने फिर क्या किया, इनकी एक्चुअली इनका ना, अगर आप पीरियड देखेंगे इनकी एज का, तो आप देखेंगे कि ये 1838 से सिर्फ 84 तक ही जी पाए, ठीक है। इनकी एज उतनी लंबी नहीं रही जितनी कि टैगोर साहब की थी, ठीक है। ये इनसे पहले पैदा हुए, फिर भी बहुत लंबी आयु जी इन्होंने। लेकिन इनकी एज ज्यादा नहीं रही, इनकी एज हार्डली आपकी 46 ईयर्स की रही, तो 84 में इनकी डेथ होती है, ठीक है। लेकिन उसके पहले आते आते इनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई थी, तो 1872 के आसपास इन्होंने क्या किया, अपनी 13 साल की बच्ची की शादी कर दी राजा ऑफ कूच बेहर के साथ, ठीक है। वो होता है जब मौत सर पे मंडराई तो इंसान को लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर जाऊं, तो इन्होंने 13 साल की बच्ची की शादी कर दी अपनी। लेकिन ये पूरी लाइफ किस चीज के अगेंस्ट थे? चाइल्ड मैरिज के, और आप खुद ही चाइल्ड मैरिज कर गए, तो इनके भी कुछ फॉलोवर्स इनसे नाराज हो गए और वो भी इनके ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया से निकल गए और इन्होंने कहा कि हम बना रहे हैं साधारण ब्रह्मो समाज, राइट, साधारण ब्रह्मो समाज। अभी साधारण ब्रह्मो समाज पे क्वेश्चन ज्यादा आए नहीं है, बट आएंगे जरूर। सो इसके लीडर्स के नाम याद रखिए। एक थे, इसके तीन प्रमुख लीडर हैं, इन तीनों के नाम याद रखेंगे आप। वन इज आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। सेकंड सेकंड इज शिव चंद्र देव, एंड थर्ड वन इज उमेश चंद्र दत्ता। ये तीनों इनसे अलग हो गए, इन्होंने बना लिया अपना साधारण ब्रह्मो समाज, ठीक है। तो ये पूरा ब्रह्मो समाज और राजा राम मोहन राय के बारे में जितने क्वेश्चन आपको आ सकते हैं जिस तरीके से, वो सारे हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, ओके। अब आप इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, 2 सेकंड का पॉज लीजिए और अटेम्प्ट कीजिए एंड गेट इट राइट। चलिए देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए हमसे। देखिए इस वर्ड को ना हमेशा बॉक्स कर लिया कीजिए, क्योंकि लगभग आप किसी एस्पिरेंट से पूछेंगे ना, वो जरूर कहेगा कि किसी ना किसी अटेम्प्ट में उसके साथ ये गलती हुई है कि वो करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड ठीक से उसने पढ़ा नहीं एंड गलती कराया एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट अपोज आइडोलेट्री, आइडल वर्शिप अपोज की थी, यस। इट डिनाइड द नीड फॉर प्रीस्टली क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट, यस, ठीक है। ये प्रीस्टली क्लास का जो डोमिनेशन था, ठीक है, कि हम ही इंटरप्रेट कर सकते हैं रिलीजियस टेक्स्ट को, उसके अगेंस्ट है ये भी। इसलिए इन्होंने कहा था कि ना तो हम कोई रिचुअल परफॉर्म करवाएंगे ना कुछ, ठीक है, ताकि ये प्रीस्ट के मीडिएशन की जरूरत ही ना पड़े। ऑलराइट। थर्ड, इट पॉपुलराइज द डॉक्ट्रिन ऑफ वेदास आर इनफैलिबल। नहीं, देखिए ये कहते थे राजा राममोहन राय कि आप रीजन करना सीखिए, हर चीज को क्वेश्चन कीजिए। अगर आपको ये कह रहा है, जो कि पुराने जमाने में होता था, ऐसा नहीं था कि ब्राह्मणों को पता नहीं था कि आसमान में बिजली क्यों गरज रही है, दे न्यू दी साइंस बिहाइंड दैट। लेकिन उसके बाद भी सदियों तक कई बार जो गलत लोग थे उन्होंने यही बताया कि ये भगवान का क्रोध है, आप लोगों ने ये नहीं किया, आप लोगों ने वो नहीं किया, तो भगवान देखिए क्रोधित हो रहे हैं, बिजली गरज रही है। नो,
जबकि सच ये था कि दे न्यू इट कि साइंस क्या है, इसके पीछे क्यों बिजली गरज रही है। तो यही ये कहने लगे कि ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए किसी भी चीज को, रीजन कीजिए। ऐसा नहीं कि वेद पुराण में कुछ लिख दिया तो आपने उसको मान लिया, नो, जस्ट आस्क। ऐसी कोई भी चीज जो रीजन या क्वेश्चन के बेसिस पर फेल हो जाए उसको डिस्कार्ड कर दो। ओके, कुछ भी वर्ल्ड में इनफैलिबल नहीं है अगर वो आपके रीजन का जवाब नहीं दे सकता। ओके, तो ये जो डॉक्ट्रिन थी कि वेदास आर इनफैलिबल, ये डॉक्ट्रिन पॉपुलर की थी ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, इन्होंने नहीं की थी। ओके, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। ऑल वर्किंग फाइन। ओके, या चलें क्वेश्चन नंबर 3 पे। आई होप आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सो दैट मैं इसके आगे भी आपके साथ कंटिन्यू कर सकूं। आज मैं आपके साथ से 15 क्वेश्चन कंटिन्यू करूंगा, या आप कह लीजिए 15 टॉपिक्स कवर करेंगे। बाकी मैं चाहता हूं इससे, इसके करीब हम 100 से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, ताकि इस पूरे सेक्शन से आने वाला क्वेश्चन गलत ना हो। देखिए पॉलिटिकल एंगल से तो ना पूरी हिस्ट्री आप लोग कर लेते हो जाती है खुद से भी, और सॉल्व भी हो जाती है। गांधीयन फेज, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट फेज, वो सब कर लोगे आप। इंसान बच्चा फंसता है इसमें, सोशल रिलीजियस मूवमेंट, ट्राइबल रिवोल्ट, पीजेंट रिवोल्ट, इन चीजों में। ठीक है, तो ये मैं आपको करीब 100 से ज्यादा क्वेश्चन, या आप कह लीजिए कि 100 से ज्यादा टॉपिक्स इन पे, और जो भी पीवाईक्यूज आए वो सब करवा रहा हूँ। चलिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2012 के प्रीलिम्स में। ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म्ड, व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस फॉर्मेशन? ओके, एनएससी ये फॉर्म हुई थी, हाँ बिल्कुल हुई थी। नो सी, कांग्रेस जब बनी थी ना, तब उस टाइम जैसे लॉर्ड डफरिन हुआ करते थे। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी कब बनी? 1885 में। उस टाइम गवर्नर वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। तो शुरू में ना ब्रिटिशर ज्यादा अगेंस्ट नहीं थे इसके, और आपको पता है कि एओ ह्यूम ने ही सभी ऑर्गेनाइजेशंस को साथ लेकर आए थे। पहले सब रीजनल बेस पे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बने थे, मैड्रास सभा, पुणे सार्वजनिक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इंडियन एसोसिएशन, ये सब बने थे। फिर एओ ह्यूम इन सब एसोसिएशन को साथ में लेकर आए। 1885 में बॉम्बे के संस्कृत कॉलेज में पहला सेशन हुआ बॉम्बे में। ठीक है, उसके बाद इवन कई ब्रिटिशर्स जो ऑफिसर्स थे, ठीक है, जो ब्रिटिश के सर्विसेज में थे, उनको भी अलाउ कर देते थे कि आपको जाना है कांग्रेस के सेशन में, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इवन मैड्रास का एक बार जब समिट हुआ, आई थिंक 1887 का हुआ था, ये सब मैं आपको याद कराऊंगा अगर टाइम मिला तो। 1887 का जब हुआ था ना, तो डफरिन ने, जब कांग्रेस के लोगों को, डेलीगेट्स को जगह नहीं मिल रही थी कि हम अपना सेशन कहाँ करें, तो डफरिन ने उनको प्लेस प्रोवाइड करवाई थी कि आप लोग यहाँ पे सेशन कर लीजिए। तो शुरू से ब्रिटिशर्स अगेंस्ट नहीं थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनको लग रहा था ठीक है, बट कहीं ना कहीं ब्रिटिशर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि देखिए आप ना सोशल वर्क पे ध्यान दीजिए, आप सोशल वर्क पे ध्यान दीजिए, आपकी पॉलिटिकल मैटर्स पे मत पड़िए। वो हम लोग एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठ के कर लेंगे। उस टाइम तो लेजिस्लेटिव काउंसिल खैर बना नहीं था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही हुआ करता था वाइसरॉय का। उन्होंने कहा था वो आप यहाँ पे हमें भेज दीजिए कि आपकी क्या सोच है, आपके क्या प्रपोजल्स हैं, ऑब्जेक्शंस हैं, बट आप थोड़ा सोशल वर्क पे ध्यान दीजिए, जो सोशल प्रॉब्लम्स है इंडिया की उस पर वर्क कीजिए। तो कांग्रेस ने कहा नहीं नहीं, कोई भी सोशल चेंजेस तब तक नहीं किए जा सकते जब तक पॉलिटिकल पावर ना मिले। फॉर एग्जाम्पल, सती को लेकर राजा राम मोहन रॉय कितना भी ओपिनियन बना ले पब्लिक का, लेकिन जब तक गवर्नमेंट ने रेगुलेशन 17 पास नहीं किया था, तब तक वो एबॉलिश नहीं हो पाती। राइट, उसी तरीके से विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ 1858 में, ये भी नहीं हो पाता। ठीक है, विडो रीमैरिज पॉसिबल नहीं हो पाती अगर इसके लिए गवर्नमेंट स्टेप नहीं लेती। सिर्फ सोशल, कोई भी सोशल चेंजेस करने हैं अगर आपको, तो उसके लिए पहले चाहिए पॉलिटिकल पावर। राइट, एसटी एससी की हालात को सुधारने के लिए अंबेडकर जी ने क्या किया? पहले उन्होंने रिजर्वेशन की डिमांड की पॉलिटिक्स में। ठीक है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी रिजर्वेशन चाहिए और सर्विसेज में भी, तभी जाकर हम उनकी सोशल कंडीशन सुधार पाएंगे। तो सोशल चेंज के लिए पॉलिटिकल पावर जरूरी हो जाती है। तो आईएनसी ने डफरिन की इस बात से मना कर दिया कि नहीं, सोशल वर्क के लिए हम अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे। और 1887 में इसी मैड्रास सेशन में जब कांग्रेस का समिट हो गया, उसके पैरेलली ही, उसके बाद ही वहीं पर उसी जगह पर इन लोगों ने दूसरा सेशन किया ऑफ इंडियन सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, लेड बाय एमजी रानाडे एंड रघुनाथ राव। इन्होंने 1887 में इसका पहला समिट हुआ, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। फोकस किस पे है? पूरा सोशल इश्यूज पर। राइट, और इसको आप कह सकते हो कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही एक सोशल विंग बन के आया, या सोशल सेल बन के आया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही। ठीक है, और साथ में इन्होंने यहां पर एक प्लेज मूवमेंट भी चलाई कि आप सब लोग प्लेज लीजिए कि आप लोग चाइल्ड मैरिज नहीं करेंगे। राइट, ये प्लेज मूवमेंट भी इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने ही लॉन्च की थी।
ओके, याद रहेगा 1887 में पहला सेशन हुआ, लेड बाय रनाडे एंड रघुनाथ राव। इट वर्क एज अ सोशल सेल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड प्लेज मूवमेंट लेड की इन्होंने, जिसमें आप सब शपथ लेंगे कि आप चाइल्ड मैरिज नहीं करेंगे। क्लियर? तो इसका रीजन पूछा था इन्होंने, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट वांट टू इंक्लूड सोशल रिफॉर्म्स इन इट्स डेलिब्रेशन एंड डिसाइडेड टू फॉर्म ए सेपरेट बॉडी फॉर सच ए पर्पस। ठीक है, सेपरेट बॉडी बनाना चाहते थे, क्योंकि देखिए अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, जो आईएनसी थी, अगर उसी में हम सोशल रिफॉर्म की बात करने लगते तो क्या होता, डिवीजन हो जाते, राइट? क्योंकि इस नेशनल कांग्रेस में ब्राह्मण्स भी हैं, राइट, इसमें इसमें बैकवर्ड्स भी हैं, इसमें मुस्लिम्स भी हैं, राइट? मुस्लिम्स में तो आज मुश्किल हो रहा है ना आपको ये कर पाना कि आप प्लीज ये जो 15 साल में प्यूबर्टी वाली जो मान रखा है आपने कि हमारी बच्चियां शादी के लायक हो जाती हैं, इसको मत कीजिए, ये ठीक नहीं है, ना बच्ची की हेल्थ के लिए ना होने वाले बच्चे की हेल्थ के लिए, राइट? तो उस टाइम पे अगर हम सोशल इश्यूज को कांग्रेस में डिस्कस करना शुरू कर देते तो क्या पॉलिटिकल मैटर पे, पॉलिटिकल इश्यूज पर कभी भी एक कंसेंसस बन पाता? उस टाइम नहीं बन पाता, राइट? और फिर ये पूरी जो इंडिपेंडेंस की मूवमेंट थी वो तितर बितर हो जाती, राइट? इसलिए कांग्रेस ने कहा कि देखिए हम यहां पर तो डिबेट नहीं करेंगे सोशल इश्यूज के, लेकिन हम लोग एक अलग विंग बना देंगे कांग्रेस के अंडर में ही, दैट इज इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, जो इनको डिबेट करेगी। ठीक है, तो इसने पूछा था कि ये फॉर्मेशन का रीजन क्या था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट वांट टू इंक्लूड सोशल रिफॉर्म in its deliberation and decided to form a separate body for such a purpose. So this will be your answer. आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। दिस वाज आस्क्ड इन 2016। ठीक है, यहाँ पर इजी क्वेश्चन था, सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइज क्या, अगर इसने क्या ऑर्गेनाइज किया था, तो इसने इसने ऑर्गेनाइज किया था आपके लिए एन एंटी कास्ट मूवमेंट, एंटी कास्ट मूवमेंट, और कहां पर किया था, महाराष्ट्र में। ठीक है, लेकिन इसी के साथ मैं आपके साथ पूरा सत्यशोधक समाज और ज्योतिबा फूले को डिस्कस कर दूंगा, ताकि ये टॉपिक आपका यहीं पे कवर हो जाए, ताकि आपको अलग से ना पढ़ना पड़े। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको जितना बता रहा हूँ वो आपकी स्टैंडर्ड बुक में जितना दिया हुआ उससे ज्यादा ही है, तो आपको कहीं भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि आप कहीं भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। जो टॉपिक्स मैं आपको करा रहा हूँ स्टैटिक सिलेबस में, वो आप मुझ पर रिलाई कर सकते हैं, बाकी पूरा स्टैटिक सिलेबस कराना इतना पॉसिबल नहीं है अकेले के लिए, बट अगले साल के लिए देखेंगे टाइम होगा तो। बट अभी के लिए तो फिलहाल मेरा फोकस करंट अफेयर पे और स्टैटिक में उन टॉपिक्स पर है जहां से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ क्वेश्चन आएंगे और आप गलत ना करें। ओके, तो चलिए ज्योतिबा फूले के बारे में पहले जानते हैं। देखिए आज के सेशन में क्वेश्चन से 15 हो पा रहे हैं, लेकिन टॉपिक ज्यादा होंगे, ठीक है, लेकिन इन्हीं ब्रह्मो समाज, ज्योतिबा फूले, इन पे जब और आगे क्वेश्चन आएंगे, जब हम 100 तक क्वेश्चन करेंगे, तब आपको ये रियलाइज होगा कि हमने जो पढ़ लिया है तो फिर उसमें हमारा टाइम सेव होगा, तो इसके आने वाले जो पार्ट्स होंगे उनमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट होंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कम होंगे लेकिन टॉपिक ज्यादा डिस्कस हो रहे हैं। ओके, आई होप यू डोंट माइंड दैट। चलिए, ज्योतिबा फूले का टाइम पीरियड अगर हम देखें तो 1827 से 90 तक था। ठीक है, यानी कि कांग्रेस की फॉर्मेशन तक तो ये थे, बट 20th सेंचुरी में एंटर नहीं हो पाए। सबसे लंबी आयु द्वारकानाथ टैगोर की रही, जो 1905 यानी स्वदेशी मूवमेंट की स्टार्टिंग तक रहे। ठीक है, लेकिन इन्होंने भी फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस तक तो देख लिया था एटलीस्ट। ये बिलोंग करते थे माली कम्युनिटी को, और अंबेडकर जी बिलोंग करते थे महर कम्युनिटी को। ठीक है, तो ये दो कास्ट अभी भी थोड़ी फॉरवर्ड ही मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इनमें से ऐसे लीडर्स निकल के आए जिन्होंने कहा कि अगर आपकी लाइफ कुछ बदल सकता है तो वो है एजुकेशन। लेकिन आज मैं अदर की बात नहीं कर रहा, मैं विद इन एक कास्ट की ही बात कर रहा हूँ, चाहे वो एससी ले लीजिए, एसटी ले लीजिए। ऐसे लीडर्स नहीं आते हैं जो बच्चों को ये कहें कि बेटा पहले एजुकेशन, उसके बाद बाकी सब। वो ये चाहते हैं कि आप बस उनके पीछे दौड़िए, चलिए उनके साथ, झंडे उठाइए, उनके काम कीजिए। वो नहीं चाहते कि वो आपको उस चीज के लिए एनकरेज कर पाए जो काम ज्योतिबा फूले और अंबेडकर जी ने किया। ऐसे लीडर नहीं है, नहीं है, किसी भी पार्टी में नहीं है, किसी कास्ट में नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि आप लोग पढ़ो ना पढ़ो वो सेकेंडरी है, हमारे साथ आ जाओ पहले। उनकी जिंदगी बदल जाती है लीडर्स की, लेकिन वो बच्चे, वो परिवार, वो वैसा के वैसा ही रह जाता है। इसे कहते हैं कि एक कच्चे दिमाग को मिसगाइड करना। चलिए, सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की फॉर्मेशन होती है 1873 में। ओके, इसने इसे 3 गोल रखे थे अपने सामने से, 3 गोल। फर्स्ट, कि सोशल सर्विस करनी है पहले तो। ठीक है, अपने समाज की सेवा के लिए कुछ करना है। और दूसरा, इन्होंने अपने सामने 2 गोल और रखे, दैट इज हमें एक तो विमेन के एजुकेशन पे ध्यान देना है। क्योंकि देखिए मैं अभी भी कहता हूं, आप लोग में से कई लोग हैं जो रिजर्वेशन को हेट करते हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एजुकेशन और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एक जनरेशन में नहीं आती है। आप एक एजुकेटेड मदर के चाइल्ड का आईक्यू देखिएगा, उसका फोकस देखिएगा, उसका अटेंशन, आप कुछ भी देख लीजिए, उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स देख लीजिएगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल देख लीजिएगा, एक एजुकेटेड मदर के बच्चे में अलग ही रिफ्लेक्ट होगा वो चीज। एक अनएजुकेटेड मदर के बच्चे की ब्रॉटअप, चाहे कितनी भी रिच फैमिली में हो जाए,
उस बच्चे के आईक्यू साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में आपको वो बात देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए जब हम लोग अधिकतर देखते हैं कि कोई गरीब बच्चा बहुत अच्छा एग्जाम निकाल ले गया, हम अधिकतर देखते हैं कि वो बच्चा जनरल कास्ट से होता है। क्यों? क्योंकि उसने वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं किया कभी। ठीक है, एक तरफ आपने जो बैकवर्ड एस टी एस सी उनको एजुकेशन भी डिनाई किया, एट द सेम टाइम आपने उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी किया। आपने कहा कि आपको यही काम करना है, आपके फादर भी यही काम करते थे, आप भी यही काम कर सकते हो। आपने उसको मेंटली टाई कर दिया, बांध दिया आपने उसको मेंटली। ओके, इसलिए रिजर्वेशन दिया गया। सो डोंट हेट दैट थिंग। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड। श्रुति शर्मा का आईक्यू लेवल देखिए, शी इज दी, आई थिंक पिछले 10 साल में मैंने जितने स्टूडेंट्स देखे हैं उसमें सबसे ब्रिलियंट अगर किसी के आंसर्स लगे हैं या किसी की सोच लगी है तो वो श्रुति शर्मा थी। एंड शी हरसेल्फ सेड कि मुझे सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया है, मेरी दादी नानी ग्रेजुएट्स हैं, मेरी मदर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मैं ग्रेजुएट हूं, तो एजुकेशन रहा है इसलिए वो आईक्यू लेवल उतना तेज है। ठीक है, सेम कोर्स पे टीना डाबी, उनके भी ग्रैंडफादर एजुकेटेड रहे, फादर मदर एजुकेटेड रहे, वो एजुकेटेड रही, तो उनका आईक्यू लेवल उन्हीं की कैटेगरी एससी में दूसरे बच्चों के आईक्यू लेवल से डिफर करेगा। ठीक, तो इसलिए इन्होंने कहा कि अगर हमें समाज में कुछ बदलना है, सबसे पहले विमेन के एजुकेशन को बदलना है। अगर आज एस टी एस सी अपनी लड़कियों के एजुकेशन पर ठीक से ध्यान दे ले और इन्वेस्ट कर ले, मैं इनके पॉलिटिकल लीडर्स के लिए कह रहा हूं, सब कुछ बदल जाएगा विद इन 2 जनरेशन। बट वो करना नहीं चाहते। पॉलिटिकल लीडर्स अब वो नहीं आ रहे हैं जो कभी हमारे पास आए थे, खासकर आजादी के टाइम। एनीवे, और दूसरा इन्होंने कहा कि हमें ध्यान देना है लोअर कास्ट के एजुकेशन पर। क्योंकि एजुकेशन ही एक चीज है जो हर बंदिशें तोड़ सकता है आपकी जिंदगी की। दिव्या तंवर की स्टोरी हम सबने देखी। उनकी मदर 10-10 रुपए में सिलाई का काम करती थी, वो मजदूरी तक कर चुकी थी। बट उस लड़की ने ये नहीं सोचा कि मैं साइड बाय साइड कुछ थोड़ा बहुत काम करके, जॉब करके जिंदगी बेटर बना लूं। नो, उन्होंने सिर्फ एक टीचिंग जॉब की उतनी देर जितनी उनको मिनिमम जरूरत थी। बाकी उन्होंने फोकस सिंपल रखा कि एजुकेशन ही मेरी जिंदगी बदल सकता है। इन्होंने एग्जाम निकाल के अपनी लाइफ बदल ली। गोविंद जायसवाल उसमें से एक एग्जाम्पल है, राइट। और एक और हैं जिन पे अभी मूवी आई थी, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, मैंने मूवी देखी भी नहीं, बट आई नो अबाउट इट। ओके, सो हमेशा एजुकेशन में इन्वेस्ट करना इज द बेस्ट थिंग। और अगर आप विमेन के एजुकेशन में इन्वेस्ट कर देते हो, दैट इज इवन द बेस्ट पॉसिबल थिंग दैट कैन हैपन इन टुडेज टाइम। ओके, वो ज्योति मौर्य वाला एग्जाम्पल, वो वाहियातपन याद मत कीजिए, ऐसे एग्जाम्पल्स रहते हैं सोसाइटी में। बट विमेन के एजुकेशन में इन्वेस्ट करना हमेशा आपकी अगली जनरेशन को बेटर बनाएगा। ओके, नाउ अब एक चीज और समझिए। देखिए, एक चीज होती है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और एक चीज होती है सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म की बात कौन कर रहा है? राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग कर रहे हैं। ठीक है, इनका कहना है कि सोशल रिफॉर्म करेंगे, इल्स को हटाएंगे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हटाएंगे, अनटचेबिलिटी को हटाएंगे। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, रिफॉर्म नहीं करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि जो ब्राह्मणिकल रिलीजन है यही, और जो ब्राह्मणिकल जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, यही सारा सोर्स है डिस्क्रिमिनेशन का। सारा डिस्क्रिमिनेशन का सोर्स इन रिलीजियस टेक्स्ट से ही निकल के आ रहा है, ऐसा इनका मानना था। इन्हें पूरा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए था। जबकि राजा राम मोहन राय मोस्टली कह रहे थे कि हम सिर्फ इल्स हटा दें तो हमारा रिलीजन अच्छा हो जाएगा। तो इनका कहना था नो नो, रिफॉर्म नहीं, ट्रांसफॉर्म करिए। ओके, नो, ये चाहते थे कि एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाए, पूरी ट्रांसफॉर्म करके, हॉलिस्टिकली ट्रांसफॉर्मेशन करके एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाए विच इज फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। ऑलराइट, सो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन वर्सेस सोशल रिफॉर्म पर समझ में आया। इन्होंने ही वर्ड इंट्रोड्यूस किया था दलित। दलित वर्ड इंट्रोड्यूस ज्योतिबा फुले ने ही किया था, जिसका मतलब होता है ब्रोकन। ठीक है, जिस इंसान को आपने तोड़ दिया हो पूरा, मन से, दिमाग से, हर तरीके से। ओके, अब आप कहीं जाते हो, स्कूल कॉलेज, ठीक है, थोड़ा सा अगर बुली किया जाए कुछ दिन तक तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो, लाइक आप अपना कॉन्फिडेंस खो बैठते हो। होता है ना वो चीज। तो फिर किसी के साथ अगर आपने सदियों तक, हजारों सालों तक उसके साथ गलत किया हो, डिस्क्रिमिनेट किया हो, अत्याचार किए हो, तो वो टूट ही जाएगा। और फिर उसके बाद आप एकदम से आजादी लेकर कह दो कि चलो अब सब बराबर हैं, बराबर से कॉम्पीट करेंगे, नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर 1947 में, 1947 में हम आजाद हुए हैं पॉलिटिकली। पॉलिटिकली हम लोग आजाद हुए, यूनिफाइड हुए, बट सोशली हम लोगों में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आया। सोशली हम लोग वैसे ही चले आ रहे हैं जैसे कि हम पिछले 5,000 साल से चले आ रहे थे। ये इसलिए सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को बेटर बनाने के लिए रिजर्वेशन जैसी चीजें दी गई हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इन्होंने ब्राह्मणिकल रीजन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। इन्होंने कहा था कि देखिए, एक तो प्राइस वगैरह का डोमिनेंस ठीक नहीं है, एकदम सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव मैरिज करनी चाहिए। जैसे अभी टीना डाबी ने अपनी जो सेकंड मैरिज की, एकदम सिंपल, उन्होंने अंबेडकर जी की फोटो रखी थी सामने और शादी कर ली।
कोई प्राइस का रोल नहीं देखा गया सामने, ठीक है, कोई ज्यादा तामझाम नहीं देखा गया, कोई एक्सपेंसिवनेस नहीं हुई, ठीक है। सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव मैरिज को प्रमोट कर रहे थे ये, वो भी विदाउट प्रीस्ट। आज भी प्रीस्ट के बिना शादी इमेजिन करना मुश्किल होता है ना अपने लिए, बट इनका मानना था कि कोई जरूरत नहीं है, सिंपल शादी कीजिए। इन्होंने काफी सारे टेक्स्ट लिखे थे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वन मैं आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट इज सार्वजनिक सत्य धर्म, ठीक है। नेक्स्ट वॉज गुलामगिरी, ठीक, गुलामगिरी तो इजी है, वो तो आपको पता ही होगा, और इसका ईयर भी याद रखिए 1873। जिस साल सत्यशोधक समाज बना है उसी साल ये किताब भी लिखी गई थी, गुलामगिरी, ठीक है, जिसमें बता रहे हैं कि कैसे दलित्स और पिछड़ों को गुलाम बना के रखा गया ऑलमोस्ट अपना, ठीक है। और नेक्स्ट नेक्स्ट इज ये वाली आपको आपकी बुक्स में नहीं मिलेंगी, ब्रह्म ब्रह्म नाचे कसब, 1869 में लिखी गई थी इसमें। और इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से ये बताया था कि किस तरीके से प्राइस्ट प्रीस्ट जो क्लास है उसने एक्सप्लॉइट किया है लोगों को, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ प्रीस्टली क्लास, ये इन्होंने बताया है ब्रह्मांचे कसाब नाम की किताब में। ओके, इसके अलावा इन्होंने एक किताब और लिखी थी, या किताब नहीं कह सकते उसको, शेतकर यांचा अशुद्ध, ठीक है। ये 1883 में लिखी गई थी, और ये किताब नहीं है एक्चुअली, इट इज ए कलेक्शन ऑफ हिज स्पीचेस, जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में स्पीच वगैरह दिए हैं, बस उन्हीं का एक कलेक्शन था। ओके, ये 3-4 किताब के नाम याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि आजकल यूपीएससी वो सिर्फ उतना ही नहीं पूछ रहा है जितना आपकी बुक्स में दिया होता है, वो आपको थोड़ा सा अलग से जाकर भी पूछ रहा है। और ये सिंबल यूज किया करते थे राजा बलि का, जबकि ब्राह्मणिकल रिलीजन करता था राजा राम का, ये करते थे राजा बलि का, वो करते थे राजा राम का, ठीक है। राजा बलि वो हैं जिनको वामन अवतार लेकर भगवान ने पाताल लोक में स्थापित कर दिया था ना, वो राजा बलि, ये उनका सिंबल यूज करना पसंद करते थे। ही वॉज वेरी मच अगेंस्ट सांस्कृतिक हिंदुइज्म। इनकी नजर में हर फसाद की जड़ कौन थी? ब्राह्मण, जो प्रिंसली क्लास है, जो टेक्स्ट पे पूरी अपनी मोनोपोली बना के रखी है स्क्रिप्चर्स पे, ठीक है, वो इनकी नजर में मेन कल्प्रिट थे। इनको टाइटल दिया गया महात्मा नाम का, ठीक है। महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल किसने दिया वो आप जानते ही हैं सब लोग, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लेकिन इनको महात्मा का टाइटल दिया गया था बाय विठल राव कृष्णाजी पांडेकर, ये नाम याद रखिएगा, इन्होंने इनको महात्मा का टाइटल दिया था, ठीक है। अब देखिए बचपन में ऐसा नहीं था कि ये स्कूल आसानी से जा सकते थे, इन्हें भी स्कूल में वही डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था जो आगे चल के अम्बेडकर जी को करना पड़ा था, ठीक है। तो इनको भी एजुकेशन लेने से रोका जा रहा था, मगर इनका एडमिशन करवा दिया गया एक स्कॉटिश स्कूल में। इसलिए आप क्रिश्चियन मिशनरीज को कितना भी क्रिटिसाइज कर लीजिए, लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी कि उन्होंने इंडिया में एजुकेशन में इंप्रूवमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ओके। अब स्कॉटिश स्कूल में एडमिशन ऐसा तो था नहीं कि मिल जाएगा, एक तो दलित कास्ट से और उतने कोई रिच भी नहीं, लेकिन इनकी मदद की थी एक आदमी ने, विच इज हुज नेम वाज गफार बेग मुंशी, ही वाज अ पर्शियन पर्सन, ठीक है, बट सी ही वाज हेल्पिंग ए पर्सन जो पढ़ना चाहता था। सिमिलरली एक ब्रिटिश ऑफिशियल भी हुआ करते थे, लिजिट साहब, यही नाम इनका मिलता है हमें, ये ब्रिटिश ऑफिशियल थे। इन दोनों की मदद से इनका एडमिशन हो जाता है कि स्कॉटिश स्कूल में, और ये अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाते हैं, राइट। और आगे चल के ये एक स्कूल ओपन करते हैं, गर्ल्स स्कूल इन पूना, ठीक है। इसीलिए आज जब कई गर्ल्स, नो डोंट टेक इट पर्सनली, बट कई बार रिजर्वेशन पॉलिसी से नाराज कई गर्ल्स इस तरह की लैंग्वेज यूज करती हैं कि ये अंबेडकर और ये लोग ये सही नहीं थे। बट सी, इन्होंने जब गर्ल्स स्कूल खोले, इन्होंने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ अपनी कास्ट के लिए खोल रहे हैं या हम सिर्फ दलित के लिए खोल रहे हैं, नो। उन्होंने गर्ल्स को सिर्फ गर्ल्स की नजर से ही देखा। इनफैक्ट ज्योतिबा फूले, उनकी वाइफ का कोई बच्चा नहीं हुआ था, उन्होंने आगे चल के बच्चे को अडॉप्ट किया, वो बच्चा भी ब्राह्मण ही था। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर कोई एक दूसरे के अगेंस्ट थे, लोग लोग सिर्फ अगेंस्ट थे जो चीज गलत है उनके, ठीक। मनुस्मृति जब चलाई थी अम्बेडकर जी ने, उनके साथ एक ब्राह्मण भी थे, उनको भी मानना था कि इसमें गलत बातें लिखी गई हैं, और महिलाओं के अगेंस्ट काफी गलत बातें लिखी गई हैं मनुस्मृति में, ठीक है। तो आज जब इन चीजों पर डिबेट होती है ना, तो लोग इसको अपनी अपनी कास्ट पे ले लेते हैं कि नहीं नहीं, मनुस्मृति मतलब ब्राह्मण साथ देगा ही देगा उसका, दलित अपोज करेगा ही करेगा। नो, जस्ट रीड इट एंड देन गो थ्रू पॉइंट बाय पॉइंट कि कौन सा पॉइंट सही है, कौन सा पॉइंट गलत है, ओके। सावित्रीबाई फूले के बारे में भी जान लेते हैं। ऑब्वियसली इनके नाम पर पुणे की यूनिवर्सिटी का नाम चेंज भी किया गया था 2014 में, सावित्रीबाई फूले, ठीक है। इनको ये कभी स्कूल नहीं जा पाई थी, बट इनको घर पर ही पढ़ाया गया था।
इन्होंने आगे चल के स्टैब्लिश करने में मदद की थी फीमेल स्कूल नेटिव फीमेल स्कूल स्टैब्लिश किया। और इसके साथ साथ अब देखिए फीमेल स्कूल स्टैब्लिश किया है ना, तो यहाँ पर कोई कास्ट बेस्ड एडमिशन नहीं हो रहे हैं। जबकि अम्बेडकर जी के टाइम हमने देखा उनको स्कूल में अलग पानी रखेंगे, उनके लिए सब कुछ अलग रखेंगे, ठीक है, उनको हाथ नहीं लगाएगा। लॉयर बन गए उसके बाद भी चपड़ासी जो था वो फाइल फेंक के देता था दूर से। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जब स्कूल स्टैब्लिश कर रहे हैं, इन्होंने नहीं कहा कि हमारे यहाँ से दलित बच्चे आएंगे पढ़ने, सब लड़कियां आई पढ़ने और पढ़े लोग, ठीक है। एक टाइम पे इनको बुली किया जाता था पूरे गांव में कि ये भी पढ़ेंगी बताओ, लेकिन बाद में जब ये पढ़ ली और जब इन्होंने स्कूल खोले और लोगों ने अपनी बच्चियां पढ़ने भेजी, तब समझ में आया लोगों को। जैसे वो कहते हैं ना कि पहले लोग आपको आप पे हंसेंगे, फिर आपके खिलाफ लड़ेंगे, फिर वो आपके साथ हो जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इन्होंने एक और ये दोनों ना ट्रस्ट स्टैब्लिश किए थे इन्होंने, ताकि मदद की जा सके जो पढ़ना चाहते हैं उनकी। नेक्स्ट इन्होंने बनाया सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग महर एंड मंग, ये कास्ट होती हैं, एंड अदर जो भी कास्ट थी एस टी एस सी में, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने और भी कुछ चीजें स्टार्ट की, जैसे महिला सेवा मंडल। महिला सेवा मंडल का गोल था कि औरतों को अवेयर करवाना अपने अधिकारों के बारे में, ठीक है। आज भी हमारे यहाँ कई विलेजेस ऐसे हैं जहां पर लड़कियों को नहीं पता है उनके राइट्स, ठीक है, उनको अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं है कई विलेजेस में। विलेजेस तो छोड़ दिए, चलिए एक चंडीगढ़ का ही केस आया था, चंडीगढ़ या गुड़गांव का, जहां पे एक आदमी की वाइफ थी और दूसरी एक अलग से गर्लफ्रेंड भी थी, ठीक है। तो वाइफ बेचारी इतनी मतलब हाउस वाइफ थी, तो वो अपने राइट्स को उतना समझ नहीं पाई। उसने क्या किया, फिर कॉम्प्रोमाइज किया कि चलिए 3 दिन आप उसके साथ रह सकते हैं, 3 दिन मेरे साथ रह सकते हैं, जबकि वो चीज अलाउ नहीं होती है, मतलब नहीं करनी चाहिए थी। बट वो अपने डिवोर्स राइट और इन सब में, क्योंकि उसको लग रहा था कि पति के पास पैसा है, ये दोनों तरफ के वकील खरीद लेगा, डिवोर्स भी हो जाएगा, तो मैं कहाँ जाऊंगी, इसलिए उसने सोचा मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेती हूँ। बट ऐसे कॉम्प्रोमाइज करके जिंदगी जीना भी आसान नहीं ना, राइट। एंड सी, ये मत सोचना कभी कि कानून लड़कियों के फेवर में या कानून लड़कों के फेवर में। कानून किसी के फेवर में नहीं है, जिसके पास पैसा है उसके फेवर में है। ऐसे कई केस हैं जहां पर विमेन ने मिसयूज भी करा है, डिवोर्स और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे केसेस का। बट कई केसेस ऐसे भी हैं जहां पर एक जेन्युइन विमेन को सिर्फ डिवोर्स दे दिया गया अपनी मर्जी से, और डिवोर्स केस आया तो दोनों तरफ के वकीलों को पैसा देकर अपनी तरफ कर लिया, केस कमजोर किया और डिवोर्स लेके खत्म, कोई एलिमनी नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो हर तरह की चीजें एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी में। तो इस वक्त हमारे इंडिया के जो हाल हैं, या शुरू से ही जो हैं जुडिशरी के हाल, जिसके पास पैसा है कानून उसका फेवर में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। इसके अलावा इन लोगों ने एक और स्टैब्लिश किया था, दैट इज बाल हत्या प्रतिबंधक गृह 1863, ठीक है। इसमें ये क्या कर रहे हैं कि कम से कम बाल हत्या को रोकने के लिए, कि सपोज कि आपके घर से आपको निकाल दिया गया है, आप प्रेग्नेंट हो या विडो हो, जो भी हो। लेकिन कई बार क्या होता है, देखिए सती ना जानबूझ के इसलिए भी करवा दिया जाता था कई बार प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट की वजह से भी, कि यार ये लेडी ना प्रेग्नेंट है, ठीक है, हस्बैंड की तो डेथ हो गई, लेकिन अगर इसने इस बच्चे को जन्म दे दिया तो प्रॉपर्टी का डिवीजन होगा फिर, तो इसको जल्दी से फोर्स करके कैसे भी सती करवा दो। इस तरह की इसकी तरह की घटिया हरकतें होती थी, राइट। तो ऐसी महिलाओं को इन्होंने बचाने के लिए कहा कि नहीं, ना हम बाल हत्या होने देंगे, ना आपको सती होने देंगे, आप प्रेग्नेंट हो, आप यहाँ आइए, इस ग्रह में रहिए। ये हमने 1863 में स्टैब्लिश किया था, इरिस्पेक्टिव की कौन किस कास्ट से कौन नहीं। इसी ग्रह में रहने वाली एक महिला जो ब्राह्मण थी, उसका जब बच्चा हुआ तो ज्योतिबा फूले और उनकी वाइफ ने उस बच्चे को गोद लिया और अपना नाम दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इन्होंने एक बार्बर स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की थी। नाउ ये सब चीजें ना बहुत कम माइनर चीजें हैं हिस्ट्री में, लेकिन ये पता होनी चाहिए बार्बर स्ट्राइक। क्योंकि क्या होता था, विमेन जब विडो हो जाती थी उसके हेड को शेव कर दिया जाता था, ठीक है, हेड को शेव कर दिया जाता था, क्योंकि जनरली क्या है, बाल खूबसूरती की निशानी माने जाते थे वेमेन के लिए, आज भी माने जाते हैं। ओके, तो उसके शेप को हेड कर दिया था। तो इन्होंने बार्बर्स की एक स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की थी कि हम इस तरह की चीजें अब नहीं करेंगे। ओके, इनके कुछ वर्क देख लेते हैं जो इन्होंने भी लिखे, जैसे काव्य फूले, सिमिलरली बावन काशी एंड सुबोध रत्नाकर, ठीक है। तो ये सब बात हो गई सत्यशोधक समाज और ज्योतिबा फूले और उनकी वाइफ के बारे में। सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइज हुआ, गोल क्या था, एंटी कास्ट मूवमेंट थी इन महाराष्ट्र, क्लियर। 2016 का पीवाईक्यू था, मैंने आपको ये टॉपिक कवर करा दिया। चलिए अब ये देखिए आप, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया अगेन 2016 में, बट ये आपको आपके स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिलेगा। मैं आपको ऐसे कई क्वेश्चन दिखाऊंगा जो आपको स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिलेंगे, जो कि आप स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ते हो। ओके, तो इसलिए प्लीज सेशन को अच्छे से देखिए।
अगर लंबा लग रहा हो या बोर लग रहा हो तो आप छोड़ के जा सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड यू कि प्लीज आप इसको पूरा देखिए, आपको इससे फायदा होगा। कलकत्ता कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी के बारे में हमने जान लिया था पीछे, अभी राजा राम मोहन रॉय ने बनाई थी मिलकर कुछ क्रिश्चियंस के साथ, राइट। और क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग एंड केशव चंद्र सेन इज एसोसिएटेड विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द अबव। तो इससे तो एसोसिएटेड नहीं है, वन से तो एसोसिएटेड नहीं है, हमने पीछे जान लिया था, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय ने बनाई थी वो तत्व, वो अपनी ब्रह्मो समाज बनाने से पहले। तो वन को काट देते हैं तो ये भी चला गया, ये भी चला गया, अब बच गए सिर्फ 2 3 या 3 ओनली। तो चलिए केशव चंद्र सेन के बारे में भी जान लेते हैं अच्छे से। एक तो हमने उधर जान लिया ब्रह्मो समाज में उनका जो रोल था, फिर ब्रह्मो समाज बाइफरकेट हो गया, टैगोर साहब अलग चले गए, ये अलग आ गए। फिर इनने बच्ची की शादी कर दी 72 में, तो इनके भी कुछ फॉलोअर्स निकल के अलग चले गए और ये अलग रह गए, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। टैबरनेकल, जस्ट अ सेकेंड, टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन एंड इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, क्या ये इन दोनों से एसोसिएट थे या नहीं, तो ये जानते हैं। सी 1886 में 1886 में क्या हुआ, इन्होंने और इनके फॉलोअर्स ने एक फाउंडेशन स्टोन ले कर दिया था एक मंदिर के लिए, विच वॉज कॉल्ड एज टैबरनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन। तो आप कह सकते हो कि ये जो फाउंडेशन स्टोन इन्होंने ले किया था ना, ये पहली बार, दिस वॉज द फर्स्ट ब्रह्मो स्ट्रीट प्रोसेशन। ये ब्रह्मो समाज ने पहली बार स्ट्रीट पे कोई प्रोसेशन किया था, यानी कि आप कह लीजिए कि एक तरह से संकीर्तन किया था, जैसे कि आज होते हैं ना उस टाइप का, पहली बार। वरना अधिकतर ये क्या कर रहे थे, एक हाउस बनाते थे, उसमें आप मेडिटेशन कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो, डिबेट डिस्कशन कर सकते हो। लेकिन पहली बार स्ट्रीट पर इन्होंने कोई प्रोसेशन किया था, संकीर्तन किया था, उसी को हम लोग कहते हैं टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन। तो ये इससे एसोसिएटेड थे, कोई डाउट नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। 1870 में 1870 में इन्होंने स्टैब्लिश किया इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, और इसमें इन्होंने उन लोगों को भी बुलाया, रिफॉर्म की बात हो रही है ना, तो इन्होंने कहा कि सिर्फ ठीक है, आप अगर ब्रह्मो समाज की आइडियोलॉजी से बिलीव नहीं करते, आप ब्रह्मो समाज के फॉलोवर नहीं हो, तो ठीक है मत करो। लेकिन जब हम सिर्फ रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो कम से कम आप ज्वाइन तो कर सकते हो ना। आप ब्रह्मो समाज क्या कह रहा है, आइडल वर्शिप नहीं करोगे, ठीक है। हमारे यहाँ तो आइडल वर्शिप आज भी होती है, ठीक है। तो यार मैं ब्रह्मो समाज फॉलो नहीं कर सकता कि मैं तो आइडल वर्शिप करता हूँ, मैं मूर्ति पूजा करता हूँ, तो चलिए हम ब्रह्मो समाज के फॉलोवर नहीं है। लेकिन हाँ, हम आपकी रिफॉर्म वाली बातों पर बिलीव करते हैं कि हमें ये सती जैसी चीजें रिफॉर्म करनी चाहिए, चाइल्ड मैरिज रिफॉर्म करनी चाहिए, विडो मैरिज रिफॉर्म करनी चाहिए, अनटचेबिलिटी रिफॉर्म करनी चाहिए, इससे हम एग्री करते हैं। तो ऐसे लोगों को इन्होंने इनवाइट किया इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन में। तो यहाँ पर जो नॉन ब्रह्मो समाज के फॉलोअर्स थे, उन लोगों ने भी इसको ज्वाइन किया, क्लियर। और यहाँ पर एक्चुअली क्या करना चाहते थे, ये अपने एक ये गए थे ब्रिटेन के विजिट पर, तो वहां से ये जो आइडियाज मिले थे ना इनको ब्रिटेन की सोसाइटी से, ये उस आइडियाज को एक प्रैक्टिकल शेप देना चाहते थे, जो कि ब्रह्मो समाज में रहते हुए पॉसिबल नहीं था इनकी नजर में। ऑलराइट, तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यस, सेकंड वाज राइट, थर्ड वाज राइट, सो आंसर वुड बी 2 एंड 3, एंड दिस वाज द पीवाईक्यू ऑफ 2016, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 6। हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचे हैं, बट ट्रस्ट मी हमने काफी कुछ जाना है, जो कि आगे के क्वेश्चन में आपके लिए चीजें इजी कर देगा। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 29, ये एक्चुअली पॉलिटी का है, ये भगत सिंह ने इसी के अगेंस्ट बॉम्ब फेंके थे असेंबली में, इसको हम बाद में देखेंगे अगर हम पॉलिटिकल क्वेश्चन करेंगे, तो इस क्वेश्चन को छोड़िए। आफ्टर संथाल अपराइजिंग, आफ्टर की बात पूछ रहा है, आफ्टर संथाल अपराइजिंग सबसाइडेड, व्हाट वाज द मेजर टेकन बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट, ठीक है। उनकी टेरिटरी को संथाल परगना कह दिया गया और अलग टेरिटरी क्रिएट की गई, ओके। इट बिकेम इलीगल फॉर संथाल टू ट्रांसफर लैंड ऑन नॉन संथाल। तो ये दो ऑप्शन है। पहले थोड़ा सा संथाल रेबिलियन के बारे में जानते हो, संथाल्स के बारे में भी जानते हैं। नाउ सी, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, उड़ीसा के एरियाज में ये लोग रहा करते थे, ट्राइबल्स थे, इधर से उधर कोई ऐसा सेटल वे में रह नहीं रहे थे, मूव करते रहते थे उधर। बट एक हद के बाद 17th सेंचुरी में, आप कह लीजिए करीब 17th सेंचुरी में, ये लोग राजमहल हिल्स, जो आज का झारखंड एरिया है, ठीक है, राजमहल एरिया में आकर बस गए, ठीक। ब्रिटिशर्स ने भी एनकरेज किया कि बढ़िया, आप अगर एक सेटल लाइफ रहना चाहते हो तो रहो, अच्छी बात है, ये फॉरेस्ट है यहाँ पर, इन फॉरेस्ट को क्लियर कर लो, एग्रीकल्चर फील्ड बना लो और सेटल हो जाओ यहाँ पर। तो ये लोग सेटल हो गए, ठीक है। तो इन लोगों ने पूरी मेहनत की, कई जनरेशन तक जंगल काटे, उस पर एग्रीकल्चर करना शुरू किया और अच्छा खासा उस एरिया को बना लिया। अब राजमहल हिल में प्रॉब्लम क्या हो रही थी, राजमहल एरिया में, कि एक तरफ तो ब्रिटिशर्स ने इनको दिया था फुट हिल्स, यानी कि प्लेन वाला एरिया, ठीक है, और दूसरी तरफ हिल्स एरिया थे, जिन पर ऑलरेडी पहले से रह रहे थे पहाड़ियाज,
ये पहाड़िया ट्राइब ऑलरेडी यहाँ पर रह रहा था। और फुटहिल्स ट्राइब, फुटहिल्स में यानी कि प्लेन एरियाज में रहने कौन आ गए थे? संथाल। राइट। तो इन दोनों के बीच में ना काफी खींचातानी चलती रहती थी। फिर ब्रिटिशर्स ने दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज कराया और उन्होंने कहा कि देखिए हम आपके संथाल्स को, कि हम आपकी टेरिटरी को कह देंगे दमन ए को। ठीक है, ये आपकी टेरिटरी है, हिल एरियाज पहाड़ी के पास रहने दीजिए, फुट हिल्स में आप लोग रहिए और आपकी टेरिटरी को हम कहेंगे दमन ए को। ये कॉम्प्रोमाइज हो गया। ठीक है, लेकिन इन पहाड़ियाज ने भी 1778 में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया कि नहीं, हम आपकी बात से फॉलो नहीं करते हैं। ऊपर से आप लोग ये रेवेन्यू वगैरह ले रहे हो, जमींदारी राइट्स एंड सो ऑन। तो इनका एक रिवोल्ट हुआ जिसको हम कहते हैं पहाड़िया रिवोल्ट 1778 में। ठीक है, सिर्फ ईयर याद रखो। सिमिलरली अब यहां तक तो अभी संथाल्स काफी खुश थे कि कोई दिक्कत नहीं। संथाल्स को प्रॉब्लम शुरू हुई 1793 में, जब इंडिया में इम्पोज किया इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट। राइट, परमानेंट सेटलमेंट। कैन यू टेल मी कि कौन से गवर्नर जनरल ने इंप्लीमेंट किया था परमानेंट सेटलमेंट? मैं कराऊंगा आपको गवर्नर जनरल का लेक्चर, अगर आप लोग कहेंगे तो। और सारे गवर्नर जनरल कराऊंगा स्टार्टिंग से आखिरी तक के, क्योंकि कई बार पीवाईक्यू में ऐसे क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आ सकते हैं कि ये फलाना चीज कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे हुई, प्रेस से रिलेटेड लॉज किसके टाइम पे कौन से आए, वो सब चीजें। ठीक, तो वो हम करेंगे अगर आप लोग कहोगे तो। बट 1973 में परमानेंट सेटलमेंट आ गया। अब इससे क्या हुआ, एक तो हैवी टैक्सेशन लगना शुरू हो गया संथाल ट्राइबल्स पे। राइट, और फिर टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे तो मनी लैंडर्स आ गए कि हमसे ले लो पैसा और सरकार को टैक्स पे कर दो, नहीं तो तुम्हारी जमीन छीन जाएगी। राइट, और उसके बाद फिर जब इन मनी लैंडर्स का पैसा नहीं चुका पा रहे थे तो ये लोग ट्राइबल से उनके लैंड स्नैच करने लगे। ठीक है? तो ये तीन रीजंस ने कहा यार ये गलत हो रहा है। ये जंगल था पूरा, हमने क्लियर किया, हमने कई जनरेशन तक 50 60 70 साल तक, कई पीढ़ियों तक इस जंगल को एग्रीकल्चर के लायक बनाया, और आज आप लोग आ गए हो कि हमें टैक्स दो। राइट, तो ये चीज इनको पसंद नहीं आई। तो दो लीडर निकले इनके बीच में से, सिद्धू एंड कन्हू। नहीं, और इनके साथ अब जो कि जनरली क्या है, हाईलाइट नहीं होती है ज्यादा, इनकी दो बहनें भी थी जो कि मर गई थी इसी रिवोल्ट में, फूलो एंड झानो। तो ऐसा नहीं है कि विमेन का रोल नहीं रहा है कभी, जैसे पॉलिटिकल में रोल रहा है, हर तरह से रोल रहा है। ओके, नाउ तो इन दोनों ने डिक्लेयर किया और इन्होंने कहा कि हमें इंडिपेंडेंस लेनी है फ्रॉम कंपनी राज। पहले इनका जो रिवोल्ट था ना वो मोस्टली था जमींदार के अगेंस्ट। ठीक है, लेकिन बाद में जब समझ में आया कि इन जमींदार को एनकरेज तो ये ब्रिटिशर्स ही कर रहे हैं, कंपनी रूल जो चल रहा था। ठीक है, तो फिर इन्होंने अपना पूरा रिवोल्ट जो किया वो पूरा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कर दिया। ठीक है, तो फिर ब्रिटिशर्स ने इसको बहुत ही ब्रूटली सप्रेस किया, बहुत बेरहमी से मार मार के। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि नहीं यार चलो एक काम करते हैं, 55 56, ठीक है, 55 56 की बात हो रही है। ठीक है, सप्रेस कर दिया इसको। उसके बाद कहा कि कुछ मेजर्स तो ऐसे लेने पड़ेंगे क्योंकि इनके कंसर्न जेन्युइन है। इन लोगों ने कहा है कि हमने ये जंगल साफ किए, हमने ये सब सेटल किया, तो फिर हम पे इतना हैवी टैक्सेशन, फिर ये आउटसाइडर्स आ गए हैं, मनी लैंडर्स, ये सब ठीक नहीं है। तो ब्रिटिशर्स ने कहा ओके ठीक है, हम आपके लिए स्पेशल लॉज बनाते हैं। ठीक है, तो फिर इनके लिए स्पेशल लॉज बना गए। पहले इनके लिए एक अलग से संथाल परगना बना दिया गया, यानी कि इन्हीं का एरिया, यानी कि आज का ब्लॉक लेवल समझ लीजिए। ठीक है, संथाल परगना बना दिया गया और संथाल परगना के लिए एक अलग से टेनेंसी एक्ट लेके आए 1876 में। इसमें इन्होंने क्या कहा इस टेनेंसी एक्ट में कि कोई भी संथाल अपना लैंड ट्रांसफर नहीं कर सकता या सेल नहीं कर सकता नॉन संथाल को। यानी कि बाहर से अगर कोई आ भी जाए बहुत सारा पैसा लेके कि चलिए अपनी जमीन मुझे दे दीजिए, तो नहीं बेच सकते आप। आज भी हमारे यहाँ कई एरियाज में ये रूल लागू है कि ट्राइबल लैंड नॉन ट्राइबल को नहीं बेचा जा सकता। हालांकि अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट उसमें काफी अमेंडमेंट कर रही है। ओके, कि माइनिंग कंपनीज को हमेशा ट्राइबल्स के लैंड चाहिए। चलिए, तो टेरिटरीज वर कॉल्ड एज संथाल परगना वर क्रिएटेड। राइट, इट बिकेम इलीगल फॉर संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू नॉन संथाल, दैट इज आल्सो राइट बाय द टेनेंसी एक्ट ऑफ 1786। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लियर? ये इसके लिए मुझे आपको पूरा स्वामी दयानंद सरस्वती और इनके बारे में बताना पड़ेगा, तो इसको अभी रोक दीजिए आप, जब तक मैं आपके साथ ये सारे टॉपिक्स ना कवर कर लूं। आर्य समाज के बारे में, दीनबंधु मित्र का रिवोल्ट, चंदोपाध्याय का आनंद मठ और ओके, क्योंकि मैं आपको सिर्फ सिंपल टाइमलाइन दे दूंगा, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अभी आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप पे डालिए, इसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे जब हम ये सारी चीजें पढ़ चुके होंगे। रत्माबाई केस, रत्माबाई केस का जो क्वेश्चन आया था ये सभी के लिए सरप्राइज था, वो भी 2020 में, क्योंकि ये ना किसी बुक में आपको मिलेगा नहीं। जिसे आपको एक रेफरेंस मिलेगा लेकिन एग्जैक्टली उसमें भी आपको केस समझ में नहीं आएगा, आपको सिर्फ एक हल्का सा रेफरेंस मिलेगा इन बुक शेखर बंदोपाध्याय, उसमें सिर्फ मेंशन है रत्माबाई का नाम, एग्जैक्टली मेंशन नहीं है कि केस क्या था। ठीक है, और हुआ क्या था कि 2020 में गूगल ना डूडल निकालता है अपना हर साल किसी ना किसी बेस पे, मतलब टाइम एंड अगेन निकालता रहता है, तो उसने एक डूडल पब्लिश कर दिया था रत्माबाई के नाम पे, और वहीं से यूपीएससी ने क्वेश्चन उठा लिया। ठीक, कि ये केस किस चीज पे इन्वॉल्व था, वेमेन राइट टू गेन एजुकेशन,
एज ऑफ कंसेंट फॉर मैरिज या फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, यानी कि मिलन के राइट। ओके, तो ये क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट था उस टाइम, ठीक। ओके, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप ये मान के चलिए कि ऐसे क्वेश्चन को स्किप ही करना है आपको। बाकी अब हम इस केस के बारे में जान लेंगे, बट एग्जाम में अगर कभी ऐसे सरप्राइज चीजें आ जाए तो उसमें प्लीज रिस्क मत लिया कीजिए, नेगेटिव मार्क में जाने का कोई सेंस नहीं बनता। चलिए, रकमाबाई केस, ये केस आया था 1884 में, ठीक है, 4 साल तक चला, 1888 तक, जब तक इस पे फाइनल चीजें ना निकल आई। रकमाबाई थी कौन? शी वॉज अ मेडिकल ग्रेजुएट, फिजिशियन भी थी एंड फेमिनिस्ट भी थी। अब देखिए आप, मैं हमेशा कहता हूँ ना, कुछ लोगों को बहुत अर्ली एजुकेशन मिला है इसलिए वो आज आपसे बेटर हैं। ओके, तो हमेशा रिजर्वेशन को हेट करना इज नॉट गुड। थोड़ा सा फैमिली हिस्ट्री भी देखनी चाहिए, उसके बाद कंपेयर कीजिए। अगर आज एक जनरल कास्ट का बच्चा कम मार्क्स लाके फेल हो रहा है तो वो दिक्कत ये है कि वो अपने मार्क्स कंपेयर करता है एससी एसटी के बच्चे से कि देखो मेरे उससे ज्यादा थे। आप कंपेयर कीजिए अपनी खुद की कैटेगरी में, आप कंपेयर कीजिए ना श्रुति शर्मा से। वो भी हाईली एजुकेटेड है, वो भी जनरल कास्ट की, आप भी जनरल कास्ट की, आपकी फैमिली भी हाईली एजुकेटेड रही है, कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं किया उन्होंने, उन्हें कहीं ऐसे फैमिली लेबर में नहीं बांधा गया, तो आप उनसे कंपेयर कीजिए अपने मार्क्स। और अगर आप श्रुति से कम ला रहे हो तो आप अपने आप को फेलियर समझिए। आप अपने मार्क्स इनसे कंपेयर करेंगे और कहेंगे कि देखिए मैं फेल हो गया या मैं फेल हो गई क्योंकि ये लोग कम मार्क्स पे ले गए। आप अपनी फैमिली हिस्ट्री देखिए और अपनी फैमिली हिस्ट्री के बराबर वालों से कंपेयर कीजिए अपने मार्क्स। आप उससे कंपेयर करेंगे तो वही बात हो गई कि आप रेस कर रहे हो और आप अपने से छोटे बच्चे से कंपेयर कर रहे हो कि यार इसको बेनिफिट दे दिया जबकि ये तो मुझसे स्लो था। बराबर वालों से कंपेयर कीजिए ना अपने। चलिए, रकमाबाई की बात कर लेते हैं। ये जो केस आया था 84 से 88 तक था। नो सी, द थिंग वाज कि ये सिर्फ 11 साल की थी जब इनकी शादी कर दी गई विद दादाजी, दादाजी भिकाजी, ये नाम था उनके हस्बैंड का। दादाजी भिकाजी से इनकी शादी कर दी गई, ठीक है, 11 साल की उम्र में। अब 1885 में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पेटिशन डाल दी। अब शादियां जो होती थी ना बचपन में, वो हो जाती थी बचपन में, लेकिन उसको फिर ना बड़े होके, जैसे 18 साल के आसपास हो गई बच्ची, तो फिर उसका गोना किया जाता था। आज भी यही वर्ड यूज होता है कई स्टेट में, गोना, ठीक है, यानी कि अब बच्ची को भेजना है अपने ससुराल। शादी पहले ही हो गई थी कई साल पहले, लेकिन अब भेजना है। तो 1885 में जब ये पढ़ाई वढ़ाई में बिजी थी तो इनके हस्बैंड ने एक पेटिशन डाल दी कोर्ट में, ठीक है। इन्होंने कहा कि आई वांट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, ओके, कॉन्जुगल राइट, इसके अगेन। और कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया कि देखिए या तो आप अपने पति के साथ चले जाइए या फिर आपको हम जेल भेज देंगे। रकमाबाई को ये पेटिशन, ये ऑर्डर दिया गया। तो रकमाबाई ने क्या किया, इन्होंने अपील कर दी क्वीन के सामने, डायरेक्टली ब्रिटेन की क्वीन के सामने। और ब्रिटेन की क्वीन ने ऑर्डर दिया कि नहीं, ये बचपन में शादी हुई थी, ये सही नहीं है, इसको डिसॉल्व किया जाए। तो आप ये देखिए कि एजुकेशन से उनको अवेयरनेस कितनी थी कि अगर कोर्ट ने उनके अगेंस्ट जजमेंट दिया तो वो कहाँ चली गई, वो क्वीन को पेटिशन कराई। क्या ये हम दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दूसरी लड़कियों से? ठीक है, एजुकेशन, पहले एजुकेशन मिलने दो सबको, उसके बाद हम इस बारे में बात करें रिजर्वेशन एंड ऑल पे, तो ज्यादा बेटर है। इसलिए हिस्ट्री अनबायस वे में पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है बिफोर रीचिंग टू एनी कंक्लूजन। जितने लोग कहते हैं गरीबी के आधार पर रिजर्वेशन कर दो, नो, जब डिस्क्रिमिनेशन गरीबी के आधार पर नहीं हुआ तो रिजर्वेशन भी गरीबी के आधार पर नहीं मिलेगा। कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ, बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो फिर रिजर्वेशन पे बर्थ और कास्ट के बेसिस पर ही दिया जाएगा। हमें रिफॉर्म करना है विद इन द रिजर्व कैटेगरी कि इसको और बेटर कैसे बना सकते हैं। उसी के कंटेक्स्ट में आपके न्यूज एनालिसिस के साथ मैंने आपको डिस्कस किया कई बार कि हमें एक डेप्राइवेशन इंडेक्स बनाने की जरूरत है, ठीक है, जो कास्ट के अलावा और भी फैक्टर कंसीडर करे कि विद इन एससी कम्युनिटी, विद इन ओबीसी कम्युनिटी ऐसी फैमिलीज को आइडेंटिफाई कीजिए जिनकी 2-3 जनरेशन एजुकेशन ले चुकी हैं। फिर आइडेंटिफाई कीजिए इनकी इनकम कैसी है। फिर आइडेंटिफाई कीजिए कि ये फैमिली दिल्ली में रह रही है या छत्तीसगढ़ एमपी के किसी बैकवर्ड एरिया में। एक ऐसी दिल्ली में पढ़ रहा है, एक ऐसी कहीं झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है मध्य प्रदेश के, सेम नहीं हो सकते दोनों, राइट, उनको भी बराबर कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे वो भी। तो इस तरह का एक डेप्राइवेशन इंडेक्स बना के फिर हम इस रिजर्वेशन को कैटेगराइज कर सकते हैं। बट करना नहीं चाहती कोई भी पार्टी, बात ये है, बस वो गुमराह करना चाहती है एक दूसरे को, क्योंकि आज सारी यूथ की हालत खराब है इस गवर्नमेंट में। लेकिन वो सब आपस में एक दूसरे पे ब्लेम करने लगे, तुम रिजर्वेशन से हो तो तुमने सीट ले ली, तुमने ये कर लिया वो कर लिया। आज हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट देख लीजिएगा, लास्ट ईयर 32% आईआईटी की बॉम्बे के बच्चे प्लेसमेंट नहीं ले पाए थे और इस साल 36% आईआईटी बॉम्बे के बच्चे प्लेसमेंट नहीं ले पाए। आईआईटी बॉम्बे बेस्ट है सभी आईआईटीज में। अगर इसमें ये हालत हो रही है तो अब तो समझिए कि कुछ तो प्रॉब्लम है इकोनॉमी में, कुछ तो गलत हो रहा है इकोनॉमी में। अगर आईआईटीज में 36% ग्रेजुएट्स जॉब नहीं ले पा रहे हैं तो फिर कौन ले पाएगा? बाकी कॉलेज की तो फिर बात ही छोड़ दीजिए। तो आपस में लड़ने से बेटर है कि ये देखिए कि पूरे यूथ के लिए कौन से कंसर्न इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, रिजर्वेशन मैटर पे जब भी जजमेंट देने का मन करे तो प्लीज रीड द हिस्ट्री वंस। आपको एंशियंट से लेके आज तक की हिस्ट्री पढ़नी होगी, इसके बाद आप रिजर्वेशन पे डिबेट कर सकते हो। अदरवाइज आपसे वही बोलते जाओगे जो नेता लोग आपको सुनाए जा रहे हैं एंड लड़ते रहोगे।
चलिए रखमाबाई के केस पे आते हैं। तो क्वीन ने इस मैरिज को डिसॉल्व कर दिया। जब ये केस कोर्ट में गया था तो वहां पर मैटर जो आया था वो यही आया था कि बचपन में हुई शादी, बचपन में अगर शादी हुई है, जब बच्ची में वो अवेयरनेस थी ही नहीं शादी की, तो क्या उस शादी को अब बड़े होकर मानना चाहिए या उसको डिसॉल्व कर देना चाहिए। ठीक है, तो जो केस था इट वॉज विद रिस्पेक्ट टू एज ऑफ कंसेंट, शादी की एज क्या होनी चाहिए बच्ची के लिए, और दूसरा रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। एजुकेशन से रिलेटेड कोई बात नहीं थी इस केस में। तो आंसर था इसका 2 और 3। ओके, और जब ये जजमेंट आया ना, तो रखमाबाई डिफेंस कमेटी बनी एक। ठीक है, यानी कि कुछ लोग आए जो रखमाबाई को डिफेंड करने आए थे कि हाँ बचपन में हुई शादी को मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। और इस कमेटी के मेंबर थे, ये जानना होगा आपको क्योंकि कांग्रेस के भी इंपॉर्टेंट मेंबर रहे हैं ये लोग, बैराम जी मालाबारी, बैराम जी मालाबारी एंड पंडिता रमाबाई, रनाडी जी की बीवी। ठीक है, पंडिता रमाबाई, जस्टिस रनाडी की बीवी। ठीक है, और इन लोगों इस केस के बाद ही गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया और लेकर आए एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। सी 88 में ये जजमेंट आया, और 1891 में 3 साल बाद ही गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आई कि गर्ल्स की शादी की मिनिमम एज रखी जाएगी 12 साल। राइट, रखमाबाई की शादी कब हुई थी? 11 साल में। तो इनने मिनिमम एज बढ़ा के क्या कर दी? 12 साल। ठीक है, तो हर चीज को समझिए, रट्टा मत मारिए कि इसी ईयर में आई उसी ईयर में आई। ये रट्टा मारने से आप नहीं निकाल पाओगे। समझिए कि इसके पीछे फोर्स क्या थी जिस वजह से ये एक्ट लेकर आना पड़ा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिगार्ड टू इंडिगो, इंडिगो कल्टीवेशन। दिस वाज आस्क्ड इन 2020। इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन कर गया था बाय बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी यानी 1900 से लेकर 1999 तक। ठीक है, इसको कहते हैं हम 20th सेंचुरी। तो ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, क्यों? तो ये आपने पढ़ा होगा कि 19 इस टाइम पर जो जर्मनी था वहां पर इन लोगों ने क्या किया था, आर्टिफिशियल डाई इन्वेंट कर ली थी। आर्टिफिशियल डाई जो कपड़ों को डाई करने के लिए यूज की जाती है। तो जो नेचुरल डाई थी, जो इंडिगो थी, उसका कल्टीवेशन डिक्लाइन होने लगा क्योंकि उसकी डिमांड कम होने लगी थी। राइट, इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन। राइट, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था 2020 में। ऐसे क्वेश्चन हमें गलत नहीं करने एग्जाम में। ठीक है, मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि आप 100 क्वेश्चन का पेपर मत मानिए, वो क्वेश्चन होंगे उसमें 200 क्वेश्चन के बराबर नॉलेज पूछेगा आपसे, लेकिन स्मार्टली खेलना है। 65 क्वेश्चन हमें करेक्ट करने ही है यहाँ पे। क्लियर, तुक्केबाजी वाला काम नहीं चलेगा अब यूपीएससी में। विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलन और द ग्रेट टुमल्ट, ये किस इवेंट के कंटेक्स्ट में हम लोग यूज करते हैं? ठीक है, ये भी 2020 में पूछा गया। तो देखिए 2020 में रखमाबाई वॉज अ टफ क्वेश्चन, स्किप कीजिए। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी था इंडिगो वाला, इसको करेक्ट, इससे 2 मार्क्स उठाइए। उलगुलन अगेन ए वेरी इजी क्वेश्चन, यहां से 2 मार्क्स उठाइए। इस तरीके से चलना है आपको एग्जाम में। ओके, इजी क्वेश्चन, लो हैंगिंग फ्रूट छोड़ के नहीं आने। चलिए थोड़ा सा मुंडा रेबिलियन के बारे में जान लेते हैं। मुंडा रेबिलियन को ही उलगुलन कहा गया या ग्रेट टुमल्ट कहा गया। सी 1890 के अराउंड हुआ था ये। छोटा नागपुर रीजन, वही जो हमने संथाल का पढ़ा था ना, वो छोटा नागपुर रीजन। ओके, उलगुलन इन लोगों ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करती थी ब्रिटिशर से। ग्रीवांसेस वही थे, रेंट ले रहे हो, मनी लैंडर्स आ गए हैं, जमींदारी सिस्टम चल रहा है, हम रेंट पे नहीं कर पाते, आप हमें एविक्ट कर दे रहे हो अपनी जमीन से। तो इन लोगों ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी कि हमारा एरिया इंडिपेंडेंट हो गया है और हमारे यहाँ भगवान बिरसा मुंडा ने अपना खुद का रूल स्टैब्लिश कर लिया है। ठीक है, अभी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई थी तो मोदी जी ने भी गए भी थे वहां पर। राइट, और इनके टाइम पर एक वर्ड यूज हुआ डिकू। डिकू यानी सारे आउटसाइडर्स, सारे आउटसाइडर्स जो कि ट्राइबल नहीं थे, इन सबको इन्होंने डिकू कहा। लेकिन इनको मारा सिर्फ उनको जा रहा था जो इन एक्सप्लॉइटेटर्स की मदद करे थे। ऐसा नहीं कि बाहर से कोई बेचारा दूध वाला आ रहा है या बाहर से कोई आपसे शहद खरीदने आ रहा है तो उसको मार दोगे, नहीं, वो नहीं। ऐसे आउटसाइडर्स जैसे मनी लैंडर्स जो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इस टाइप के लोग। ओके, 1900 के अराउंड बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया गया और बाद में किसी बीमारी से चलते इनकी डेथ भी हो गई। राइट, लेकिन जरूरी यह है कि इस इवेंट के बाद में क्या हुआ, आफ्टरमथ में ब्रिटिशर्स ने कुछ स्टेप लिए, जैसे इन्होंने बेकार अबॉलिश कर दिया। बेकार होता है एक तरह का फ्री लेबर, यानी कि मैं आपसे काम कराऊंगा बदले में कोई पैसे नहीं दूंगा। ये बेकार को एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, साथ में एक टेनेंसी एक्ट लेकर आए, इनकी जमीनें इन तक ही रहे, इसलिए 1903 में टेनेंसी एक्ट आ गया कि आपकी जमीन आपकी ही रहेगी, कोई बाहर वाला नहीं ले सकता। आपकी जो इनका एक सिस्टम चलता था, कुंथकट्टी, कुंथकट्टी सिस्टम, यानी कि हम लोग खुद ही कल्टीवेशन करेंगे अपना। ठीक है, तो उस कुंथकट्टी सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया गया कि गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करेगी आपके उसमें। और फिर यहाँ पर एक और टेनेंसी एक्ट लेकर आए ये लोग 1908 में। ठीक है, ताकि इनके लैंड राइट्स को और स्ट्रेंथन कर दिया गया। Okay, तो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, उलगुलन ट्रेंड ग्रेट
टुमल्ट, तो ये यूज करते हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू बिरसा मुंडा रिवोल्ट ऑफ 1899-1900। ये इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट है हमारा ईश्वर चंद विद्यासागर। दिस वॉज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम 2021। सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए मैं आपको इतना कुछ करा रहा हूँ, ताकि मैं आपको ईयर और ये सब एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा आया, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड सेक्रेटरी विथ हिंदू फीमेल स्कूल विच लेटर केम टू बी नोन एज बैथून फीमेल स्कूल। कौन इनके सेक्रेटरी रहे हैं बैथून फीमेल स्कूल के? इसका आंसर था ईश्वरचंद्र विद्यासागर। बिल्कुल फैक्ट बेस्ड था और इजिली हर बुक में दिया भी हुआ था। चलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू से हमें यही पता चलता है कि उस टॉपिक को ही पूरा तैयार कर लो तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, आदमी अच्छे थे। इनका कहना था कि देयर शुड बी ए ब्लेंड ऑफ इंडियन थॉट, ठीक है, एज वेल एज वेस्टर्न थॉट। ठीक है, जैसे आज आपको स्टूडेंट्स में भी कई दिखते हैं जो बहुत अच्छे से थोड़े रिलीजियस हैं, धार्मिक हैं, भक्ति करते हैं। एट द सेम टाइम आपको ऐसे भी लड़के लड़कियां देखने को मिलते हैं जो कुछ ज्यादा ही वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस है या कुछ मिक्स टाइप के मिलते हैं। ठीक है, तो ये कहते थे कि वेस्टर्न से भी अच्छी चीजें लीजिए, जैसे विमेन एम्पावरमेंट का जो कंसेप्ट है मोस्टली वेस्टर्न से ही निकल के आया बाद में। ठीक है, इंडियन से भी लीजिए कि मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ स्पिरिचुअल लाइफ भी होनी चाहिए। राइट, 1850 में ये प्रिंसिपल बने संस्कृत कॉलेज के, संस्कृत कॉलेज कैलकाटा। अब संस्कृत कॉलेज ये बने ना, तो इनका एक चीज समझ में आई इनको कि ये जो हमारी संस्कृत लैंग्वेज है ना, ये सेल्फ आइसोलेशन में चल रही है। ठीक है, कुछ लोगों ने इस पे मोनोपोली बना रखी है कि संस्कृत सिर्फ हम ही पढ़ सकते हैं और हम ही पढ़ा सकते हैं। और आप ब्राह्मण हो तो आ जाओ, आपको पढ़ाएंगे हम संस्कृत। आप नहीं हो, नहीं, आपको नहीं पढ़ा सकते। आप पढ़ना चाहो तो भी हम आपको संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे। संस्कृत हम अपनी मोनोपोली रखेंगे। संस्कृत सबसे अच्छी भाषा थी वर्ल्ड की, इसको साउंड लैंग्वेज माना गया। संस्कृत को ये माना गया कि शिव जी के डमरू से निकली है। ठीक है, इसलिए आप संस्कृत में देखिएगा कि कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होता है और ना ही कभी इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक निकाली गई है। ये अब वो ठीक है, माइथोलॉजी ये मानते हैं कि शिव जी के डमरू से भाषा निकली है, और इसलिए इसको साइन लैंग्वेज नहीं कहा जाता है। साइन लैंग्वेज हर एक को हम साइन लैंग्वेज कहते हैं, बट इसको कहा जाता है साउंड लैंग्वेज। ओके, और इंग्लैंड में ही एक स्कूल है और उन्होंने रिसर्च किया था। उन्होंने कहा था कि जब हमने बच्चों को गायत्री मंत्र पढ़ाया, ठीक है, उनके यहाँ रोज सुबह मॉर्निंग असेंबली में गायत्री मंत्र बच्चों को पढ़ाया जाता है। इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ मैं, इंग्लैंड या जर्मनी ऐसे कहीं पे रिसर्च हुई थी, बट आई थिंक इंग्लैंड के स्कूल में वो चीज हो रही है। वहां पे वो लोग गायत्री मंत्र पढ़ाते हैं बच्चों को रोज सुबह 5 मिनट, क्योंकि वो कहते हैं इससे जो वाइब्रेशन होते हैं उनके दिमाग में, उससे उनके आईक्यू लेवल में हमें इंप्रूवमेंट नोटिस करने को मिला है। लेकिन ये चीज हम लोग इंडिया में करते नहीं है। हम लोग सिर्फ प्राउड करते हैं, हम लोग सिर्फ प्राउड करते हैं अपने रिलीजन, अपनी लैंग्वेजेस पर, लेकिन उनके पीछे कभी रिसर्च करने की या जानने की कोशिश नहीं करते, फॉर वट एवर रीजन। ठीक, तो इनका मानना था कि संस्कृत जो है ये सेल्फ आइसोलेशन में है। ठीक, ये ज्ञान बांटते नहीं है, और संस्कृत डिक्लाइन होने का मेन रीजन यही रहा कि इसको कहीं ना कहीं ब्राह्मणों ने ये मान लिया कि संस्कृत पे सिर्फ हमारी मोनोपोली है। और जैसा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और छुपाने से खत्म हो जाता है, और वही संस्कृत के साथ हुआ कि संस्कृत बोलने वाले लोग उसको जानने और समझने वाले। आज आप टीचर ढूंढिए संस्कृत के तो बहुत अच्छे टीचर रेयरली मिलेंगे आपको, जिनमें संस्कृत में बहुत अच्छी कमांड हो जिनकी। राइट, तो इस सेल्फ आइसोलेशन से बाहर निकालना चाहते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, संस्कृत कॉलेज को ओपन कर दिया फॉर नॉन ब्राह्मण्स ऑल्सो। आज आपको लगभग हर कास्ट में पंडित मिल जाएंगे। ठीक है, आप यादव हैं, यादव में पंडित मिल जाएंगे, आप कुर्मी पटेल हैं, आपको पंडित मिल जाएंगे आपकी खुद की कास्ट में। ठीक है, तो अब ऐसी कोई मोनोपोली नहीं है कि संस्कृत लैंग्वेज पे मोनोपोली है। आज सबके लिए ओपन है, लेकिन अब कई बच्चे उसमें इंटरेस्ट ही लूज कर चुके हैं उसको सीखने में। क्यों? क्योंकि अब सीधे गोल ये रह गया वर्ल्ड में एक ही कि जॉब कैसे मिलेगी। अब जॉब के लिए इंग्लिश बहुत ज्यादा रिक्वायर है, हर जगह पर इंग्लिश आती है तो आपसे बात की जाएगी, इंटरव्यू में, वरना नहीं की जाएगी। इवन आईएएस की परीक्षा में भी कई बार जैसा कि अगर आपने सुना ही होगा, जैसा कि उन्होंने कहा था, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा यार, जिन पे फिल्म बनी है अभी, आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने यही कहा था कि उनसे इंटरव्यू में यही पूछा गया आपको इंग्लिश नहीं आती आप कैसे प्रशासन संभालेंगे, तो उन्होंने यही कहा था लैंग्वेज से क्या होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें अपनी लैंग्वेज पसंद नहीं है या हम इंग्लिश सीखने के लिए मरे जा रहे हैं। द थिंग इज कि इस वक्त लाइफ में गोल लोगों का ये होता है पहले कि एक जॉब सिक्योरिटी तो ले लूं। अब अगर वो जॉब सिक्योरिटी इंग्लिश के थ्रू इजिली आती है तो फिर इंसान वही सीखेगा ना पहले। हो सकता है संस्कृत सीखने में इंटरेस्ट भी हो, लेकिन वो जॉब दे नहीं रही है ना उनको। राइट, चलिए आगे चलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो संस्कृत कॉलेज था उसको ओपन कर दिया फॉर नॉन ब्राह्मण्स ऑल्सो। राइट, क्योंकि ये चाहते थे कि जो प्रीस्टली क्लास है, ये प्रीस्टली क्लास की जो मोनोपोली है स्क्रिप्चर्स पे, इस मोनोपोली को ब्रेक किया जाए। राइट, स्क्रिप्चर्स पे प्रीस्टली क्लास की जो मोनोपोली है उसको ब्रेक करना है, क्योंकि एंशिएंट मिडाइवल में यही चलता रहा कि आप वेद नहीं पढ़ सकते, आप मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीजें जो हैं उन पे मोनोपोली थी प्रीस्टली क्लास की, उसको ब्रेक करना चाहते थे। सिमिलरली इन्होंने भी विडो रीमैरिज को प्रमोट किया। ठीक है, और फिर फाइनली इनको सेक्रेटरी बनाया गया ऑफ बैथून स्कूल, यानी कि वही फीमेल स्कूल, बैथून स्कूल
1849 में ये सेक्रेटरी बनते हैं यहाँ के कैलकाटा। ठीक है? और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ये सिर्फ उस साल न्यूज़पेपर में आया था और वहीं से एक लाइन थी कि इन पे एक आर्टिकल आया था, उसमें एक लाइन थी कि बैथुन स्कूल के सेक्रेटरी रहे, वहीं से यूपीएससी ने क्वेश्चन उठा लिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज भी जो हमारी चल रही है ना, हम लोग मोस्टली उन्हीं चीजों पे गोल फोकस कर रहे हैं जो न्यूज़पेपर में रही है, बस सिंपल सी बात है। वरना ऐसे तो पढ़ने के लिए तो करंट अफेयर में पूरा जहान है आपके लिए, पूरा वर्ल्ड की न्यूज आती रहती है, पढ़ते रहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड बाय, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ठीक है। अगेन दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन 2021, वेरी लो हैंगिंग फ्रूट। अगेन पिछला क्वेश्चन इजिली हो सकता था। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शायद हर बच्चा जानता होगा, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने शुरू की? ईवी रामास्वामी नाइकर, ठीक है, जिनको हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं? पेरियार। पेरियार मतलब होता है ग्रेट मैन, ठीक है, तो नाइकर को ही दूसरा नाम दिया गया पेरियार का। चलिए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में और जान लेते हैं और इसके बाद ये लेक्चर खत्म करते हैं हम। 1925 में स्टैब्लिश हुई। ये जो थे ना पेरियार, इन्होंने पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया था 1919 में, लेकिन एक सेशन में इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर जब खाना खाने बैठ रहे थे कांग्रेस के सेशन में लोग, तो कास्ट वाइज बैठ रहे थे, ठीक है। ब्राह्मण्स अपनी अलग कास्ट में बैठ रहे थे, दूसरी कास्ट के लोग अलग लाइन में बैठ रहे थे, तीसरी कास्ट के लोग अलग, और दलित को अलग बिठाया जा रहा था। तो इन्हें समझ में आया नो 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 नो, कांग्रेस में रह के तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। कांग्रेस में रह के, कांग्रेस में भी जातिवाद है, बिल्कुल है, ठीक है। यहाँ भी लोगों ने अपनी जाति छोड़ी नहीं है, ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करते हैं बट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उसको। तो इन्होंने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया 1925 में। और फिर इन्होंने देखा कि तमिल लिटरेचर में हमेशा से बात की गई प्राउड द्रविडियनिज्म की, और इन्होंने कहा कि सेल्फ रिस्पेक्ट वापस हासिल कीजिए अपनी, ठीक है। ये ब्राह्मण्स ने आपको ये बता दिया है कि ये सुपीरियर है, आप सुपीरियर नहीं हो, ठीक है। ये नॉलेजेबल है, आप नॉलेजेबल नहीं हो। तो इन्होंने कहा नहीं, हमारा द्रविडियन इतिहास भी बहुत ग्लोरीफाइड है, आप बिल्कुल उस पर प्राउड कीजिए। और उसी को इन्होंने यूज किया वर्ड सेल्फ रिस्पेक्ट, कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट हासिल कीजिए, क्योंकि सदियों तक आपको सब्जुगेट किया गया है, इसलिए आप लोग अपना कॉन्फिडेंस, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ खो बैठे हो। तो इन्होंने भी काफी ज्यादा अगेंस्ट ब्राह्मणिकल रिलीजन एंड कल्चर को ब्लेम किया कि यही है पूरे फसाद की जड़, जिसने आपका सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर दिया है। इन्होंने कहा है आप प्राउड कीजिए अपने द्रविडियन पास्ट में, ओके, द्रविडियन पास्ट में प्राउड कीजिए। इसलिए इन्होंने एक न्यूज़पेपर लॉन्च किया, दैट इज कुडी अरासू। ये चीजें याद रख लो यार, ये क्वेश्चन आएंगे अब, क्योंकि बाकी चीजें यूपी से बहुत पूछ चुका है, अब वो यही पूछेगा। कुडी अरासू न्यूज़पेपर किसने शुरू किया था? रामास्वामी नाइकर यानी पेरियार ने शुरू किया था, और इन्होंने लॉन्च की थी सेल्फ रिस्पेक्ट वेडिंग। और इनका भी वही सत्यशोधक समाज की तरह था कि एकदम सिंपल वेडिंग कीजिए, कोई प्रीस्ट की जरूरत नहीं है आपको, राइट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इनिशिएटेड बाय ईवी रामास्वामी नाइयर। तो मैं अभी आपको 13 क्वेश्चन पे रोकूंगा, ठीक है। काफी लेंदी हो चुका है लेक्चर। सो अगर आपको ये पसंद आया हो तो मुझे बताइएगा, तो मैं आपके साथ आगे के लेक्चर्स कंटिन्यू करूंगा। अदरवाइज आई डोंट वांट टू कंटिन्यू इट फॉर जस्ट 2-3 स्टूडेंट्स, ऐसा ठीक नहीं लगता वो, ओके। मैं आपको कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि मैं आपको पूरी हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, मैं आपको पूरी हिस्ट्री एमसीक्यूज के थ्रू कराऊंगा, जो टॉपिक्स मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं वो, ठीक है। लेकिन इतना करा दूंगा कि आप क्वेश्चन आराम से हैंडल कर लोगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया ये सब पीवाईक्यू किए मैंने आज। अब इसके बाद जो शुरू होंगे वो मॉक क्वेश्चन होंगे टॉपिक बेस्ड, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, ओके। तो इट्स अप टू यू, आप 1-2 दिन जैसा रिस्पॉन्स आएगा उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे आगे के क्वेश्चन कराने या नहीं। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।